कच्छ कॉरपोरेट फोरम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। 25वीं सालगिरह पे हम आप सबको वेलकम करने में बहुत आनंद और हर्ष उल्लास महसूस करते हैं। ये लॉकडाउन की वक्त पे कच्छ कॉरपोरेट फोरम ने अपने जितने भी सदस्य हैं और इस पूरे समाज को और कच्छी समाज को जो देने की जो कोशिश कर रहा है, वो हमारे बहुत सारे सदस्य इसकी काफी सराहना कर रहे हैं। और आज ये एक विशिष्ट सब्जेक्ट, क्योंकि हर कच्छी को अपने वतन के लिए बहुत सारा प्यार है। और ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्योंकि जब तक उसकी इकोनॉमी सेट नहीं होती है तब तक उसमें इंटरेस्ट लेना बहुत दिक्कत वाली बात होती है। तो इस तरह से इसको कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, इसके ऊपर क्रीड़ा ने बहुत सारी मेहनत की हुई है। और 1.5 साल से क्रीड़ा का ये जो पुरुषार्थ हुआ है, तो आज हम क्रीड़ा के अपने प्रेसिडेंट श्री धीरज भाई रामबिया, उनको हम विनती करते हैं कि आप अपने जो अच्छे बहुत बढ़िया स्पीकर जो आज लाए हैं, सीएम पटेल, तो उनका और उर्मिल गाला, उनका आप अभिवादन करें और क्रीड़ा की तरफ से आप कृपा करके आगे बढ़िए। धन्यवाद। थैंक यू। आभार अमृत भाई। नमस्कार दोस्तों। जीवन के दो नितांत सत्य हैं। पहला सत्य, जीवन है, जल है तो जीवन है। और दूसरा सत्य है, कृषि है तो सृष्टि है। ये दोनों सत्य को उजागर करने के लिए कार्यरत संस्था क्रीड़ा का गठन किया हुआ है। कृषि को बहुधा मुख्य 4 अंगों में विभाजित करना उचित रहेगा। पहला, कृषि लायक जमीन जिसके पास है वो वर्ग। दूसरा, संवर्धन के लिए जरूरी पूंजी जिसके पास है वो। और तीसरा, समयोचित टेक्नोलॉजी के जानकार। और चौथा, कृषि करने की चाहत रखने वाले हमारे यजीज किसान। ये चारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कृषि ने अति महत्वशील ये चारों अंगों को मंच देने का प्रयास किया है। उनका समन्वय करने के महेच्छा से कृषि रिसर्च, इनोवेशन और डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसको संक्षिप्त में क्रीड़ा के दुल्हारे नाम से जाना जाता है, इसका आविष्कार हुआ। याद रहे, आने वाला समय मात्र दशक नहीं लेकिन शतक कृषि का होगा, ये निसंदेह है। कृषि 21वीं सदी का उत्तम व्यवसाय होगा। इस अवसर पर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र रीजन के बागायत खेती विभाग के डिविजनल हेड तथा संयुक्त संचालक माननीय श्रीमान श्री चितरंजन पटेल और द्रिया एसेंशियल्स ऑयल्स के स्थापक नवयुवान कर्मशील श्री उर्मिल रमणीकलाल गाला आज हमें ये विषय पर उजागर करने के लिए पधारे। उन दोनों का और आप सर्व सुग्न श्रोताजनों का दोनों संस्था की ओर से हम उष्मा सबक स्वागत करते हैं। अंत में, जिंदगी तो दोस्तों 2 पल की होती है। जिंदगी तो दोस्तों 2 पल की होती है, इसलिए जियो तो फूलों की तरह जियो और बिखरो तो खुशबू की तरह बिखरो। बदलाव जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को सक्षम बनाए, उसकी उस यात्रा की शुरुआत करें और लक्ष्य की ओर प्रयाण करें। यह शुभकामना के साथ हमारे क्रीड़ा के स्तंभ श्री गोविंद जी भाई मंगे जी को गुजारिश करूंगा कि आज के दोनों वक्ताओं का परिचय हमें करवाएं। श्री गोविंद जी भाई मंगे।
थैंक यू हमारे प्रमुख श्री। प्यारे दोस्तों, कच्छ कॉर्पोरेट और क्रीडा खुशनसीब है कि हमें हमेशा अच्छे वक्ता मार्गदर्शन देने के लिए मिले हैं। आज का जो हमारा सेमिनार है, तो आज हमें सरकारी योजनाएं और एग्रीकल्चर में जो संभावना है, इसके लिए मार्गदर्शन करने के लिए श्री चित्तरंजन दास पटेल सर पधारे हैं। हम उन्हें सीएम पटेल कहते हैं, चीफ मिनिस्टर पटेल। आपने एग्रीकल्चर में एमएससी किया है, आप गुजरात सरकार के जॉइंट डायरेक्टर हैं, आप सौराष्ट्र हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हेड भी है। हमारे सीएम पटेल सर ऑर्गेनिक फार्मिंग और राष्ट्रीय कृषि योजना के स्टेट लेवल के संयोजक है। आप ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेट कमेटी के मेंबर हैं। आप नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट के नोडल ऑफिसर हैं। 2016 में आपने खेती 21वीं सदी का उत्तम व्यवसाय का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया था। गुजरात सरकार की ऑर्गेनिक और हॉर्टिकल्चर की जो अनेक पहल में आपका सहयोग रहा है। आपने अनेक एग्रोप्रेन्योर को और क्रीडा को अपने स्वप्न साकार करने के लिए गाइड कर रहे हो। आइए आज के हमारे जो इमेच्योर फार्मर से आज के प्रोफेशनल फार्मर श्री उर्मिल जी गाला, जो हमारे प्रथम स्पीकर रहेंगे, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उर्मिल जी हमारे वक्ता हैं। आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, अपने कंप्यूटर में भी अनेक कोर्सेज किए हैं। लास्ट 16 साल से आपने भारतीय विद्यार्थियों को विदेश अभ्यास करने के लिए भेज रहे थे। एक बार आपने एग्रो टूरिज्म के जरिए नेचर से नजदीक रह के व्यवसाय करने का एक अवसर आपको मिला। आपको नेचर के नजदीक रहकर व्यवसाय 2 पैसे कमाने की चाहत हुई, तो आपने 2 साल खेती के लिए काफी अभ्यास किया। 2 साल के अंत में आपको सुगंधी ग्रास, इसकी खेती में आपका इंटरेस्ट आगे बढ़ा। आपने ये खेती की शुरुआत की। जैसे आज माइग्रेंट लोग यहाँ से कच्छ और अपने गांवों में जा रहे हैं, और तब उनको खेती का व्यवसाय करना है, तो कैसी उनकी परिस्थिति रहेगी। यही परिस्थिति में हमारे उर्मिल जी ने अपना व्यवसाय शुरू किया कच्छ में। मगर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करते रहे। सेमिनार, ट्रेनिंग और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से जुड़े आपने यूरोप में वर्कशॉप अटेंड किए। आपने क्रीडा के जरिए अनेक सेमिनार अटेंड किए। अभिनव फार्म क्लब की ओर से इंटीग्रेटेड फार्मिंग की और आप मुड़े। क्रीडा के जरिए एग्रो स्टेक होल्डर को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का आप प्रयास कर रहे हो। आप अनेक संस्थाओं के साथ जुड़े हो, और आज के युवा के लिए जो नेचर के नजदीक रहकर अपने गांव में खेती को उत्तम व्यवसाय बनाना चाहता है, उसके लिए आप उत्तम मार्गदर्शक है। मैं उर्मिल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आइए और हमारे श्रोता है उनको मार्गदर्शन दे। उर्मिल जी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया गोविंद भाई। मैं कच्छ कॉर्पोरेट फोरम और क्रीडा का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपना अनुभव बताने के लिए। ऐसे तो मैं बचपन से पेड़ पौधों से लगाव था और प्रकृति के करीब होने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। कुछ 6 साल पहले महाराष्ट्र के एक गांव में मैं एग्रो टूरिज्म के लिए वेकेशन पे गया था, और वहां उस खेत के ओनर से हमारी चर्चा हुई, और मैंने उसे पूछा कि खेती में प्रॉफिट कैसे होता है। तो उसका जवाब एक ही था कि आप एक बीज बोते हो और आपको फल भी मिलते हैं, और 100 और बीज मिलते हैं, जिससे आप और 100 पेड़ लगा सको या पौधे लगा सको, उससे और आपको इनकम मिलती है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कौन सा बिजनेस है, कॉर्पोरेट बिजनेस, जो आपको और 100 बीज देगा। तो वह बात मेरे दिल में घर कर गई, और मैंने वहीं से मेरा खेती का सफर शुरू किया और अलग अलग खेती पे अपना रिसर्च शुरू किया। हमारी गांव में 4 एकड़ की जमीन है। मैंने सोचा उस पे कुछ काम करते हैं, और कई अलग अलग खेतों का मैंने अध्ययन किया। कच्छ में, गुजरात में 500 से ज्यादा मैंने फार्मर से मिला, और
फिर हमारी जमीन का जब भी अध्ययन किया तो वहां पे पानी और बोरिंग इसकी कोई सुविधा नहीं थी। तो मैंने सोचा तो हमें लीज पर लैंड लेनी चाहिए। और कुदरत का करिश्मा देखो, मैंने सोचा और वही महीने में मुझे गुंदाला गांव में 38 एकड़ की एक जमीन के ओनर ने मुझे हाँ कह दी और मैंने वहां से खेती शुरू की। यहाँ पे एक बात याद आती है, जब मैं खेती पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे लगा सिर्फ एक जो क्रॉप कच्छ के लिए है वो है खारेक, और वो खारेक क्रॉप के लिए मुझे कोई भी, जब भी मैंने प्लान किया तो कोई भी मुझे जमीन नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे 15 साल की लीज पे देने के लिए तभी ऐसा कानून था कि अगर ज्यादा समय तक कोई जमीन लीज पर लेता है तो जमीन उसकी हो जाती। तो मैं निराश हो गया, अब क्या करें। पर कहते हैं ना कि रास्ता मिल जाता है। तभी रिसर्च करते हुए मुझे पता चला कि मैंने एरोमा क्रॉप्स का स्टडी किया, और एरोमा क्रॉप्स का जो कच्छ में वो क्रॉप इतना अच्छा क्रॉप है कच्छ के लिए कि वो कोई भी कंडीशन में सरवाइव कर जाता है। और वह क्रॉप पिछले 4 साल से मैं 130 एकड़ में सक्सेसफुली उसकी खेती कर रहा हूं। पिछले साल मैंने क्रीडा के कई सेमिनार और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड किए, और उन ट्रेनिंग वर्कशॉप में मैंने एक बात सीखी कि हमें एक क्रॉप पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और वह मैंने 4 साल में कच्छ में देखा भी है। काफी लोग हैं जो एक ही क्रॉप करते हैं और उसमें कई बार उनको, जैसे अभी करंट सिचुएशन कच्छ में हवा बहुत चल रही है, तो पोमोग्रेनेट क्रॉप्स को इतनी प्रॉब्लम है कि वो लोग का उनका फूल वगैरह सब झड़ जाते हैं। तो वहां पे मुझे एक आइडिया आया और मैंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग का प्लान किया और मैंने उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, विवेक भाई स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी क्या? यानी अगर आपको सस्टेनेबल प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस चाहिए तो आपको मल्टी क्रॉप की खेती करनी पड़ेगी, जैसे वेजिटेबल फ्रूट्स, गाय आधारित खेती और एरोमा क्रॉप्स। हमें वह क्रॉप ऐसे क्रॉप लेने चाहिए जो रोजमर्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल हम लोग यूज करते हैं। और मैंने पामारोजा भी जो क्रॉप किया था वो 100% ऑर्गेनिक था, और अभी फ्रूट वेजिटेबल भी 100% ऑर्गेनिक ही उगा रहा हूं, और उसका प्रैक्टिकल अनुभव आपसे शेयर करूंगा। गाय आधारित खेती बहुत महत्व की होती है। क्यों? उससे बहुत फायदे हैं आपको, क्योंकि एक गाय से आपको दूध मिलता है, गौमूत्र मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो खाद है, क्योंकि खाद आज की तारीख में काफी लोग यूरिया यूज करते हैं, बट जो अगर आप गाय आधारित करते हैं और उसमें खाद यूज करते हैं उसके कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। और कच्छ में तो गाय लेना बहुत आसान है। आप कोई भी पांजरापुर में चले जाइए और वहां से अच्छी गाय सिलेक्ट कीजिए, और वो आपको करीबन 2500 से 7000 में आपको कोई भी अच्छे से अच्छी गाय दे देंगे। वह गाय आपको करीब 4 से प्रीवियस स्लाइड रखिए, 4 से 6 लीटर का दूध देगी, और उससे आपका मिनिमम कैश फ्लो शुरू हो जाएगा 250 रुपीज पर डे का। और मेरे प्रैक्टिकल अनुभव में उससे मैंने एक 10 एकड़ का मॉड्यूल बनाया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। विवेक भाई नेक्स्ट स्लाइड। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने काफी सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का नाम लिखा है। 10 एकड़ के प्लॉट में
आप 2 एकड़ का जमीन पामारोसा के लिए छोड़िए, बाकी 8 एकड़ में आप ये सब प्लॉट करके, अलग अलग प्लॉटिंग करके उसमें ये फ्रूट्स को एज पर शेड्यूल, एज पर साइकिल और एज पर आपका डेली रिक्वायरमेंट कितना है, वो मैं डेली रिक्वायरमेंट पे भी आऊंगा कि जैसे आपको रोज करीबन अगर 400 केजी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स चाहिए, तो इस हिसाब से अलग अलग क्रॉपिंग करके उस शेड्यूल के हिसाब से आपको राउंड द ईयर आपको वो क्रॉप मिले 400 केजीज, और उस हिसाब से आप प्लान कीजिए। उसमें डिजाइन ऐसे बनानी है जैसे आप घर को डिजाइन करते हैं। हमें घर का हर एक कोना ध्यान रख के डिजाइन करते हैं, तो उसी तरह फार्म में जैसे आपकी बाउंड्री है, खास ध्यान रखना है बाउंड्री का कि बाउंड्री में आप जो नॉर्मल तार फेंसिंग तो वगैरह कीजिए, पर जैसे बांबू है या बोगनवेला है ऐसे क्रॉप करेंगे तो बोगनवेला तो आपको लुक देगा, बट जैसे बांबू जैसा क्रॉप है वो आपको एक लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी इनकम दे सकता है। तो उसका ग्रोथ काफी अच्छा होता है, वो अभी डिटेल अभी शेयर नहीं कर सकता, बट काफी अच्छी इनकम उसमें 5-6 साल में मिल जाती है। एक लेबर रूम हो उसमें, वो 8 एकड़ की जमीन में, पैकिंग एरिया हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पूरी खेती ड्रिप इरिगेशन से ही करनी चाहिए, इससे आपके पानी की बहुत बचत होती है। मैंने जो 10 एकड़ का आपको प्लान बताया उसमें मैंने जो एक्सपेंसेस आपसे शेयर करूंगा, मैंने बहुत बारीकी से डिटेल में हर एक एक्सपेंडिचर को मेरे अनुभव से लिख के लिया है। जैसे विवेक भाई नेक्स्ट स्लाइड। आप देख सकते हैं कि एक साल में जो मैंने टोटल एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन किया है 10 एकड़ के लिए, वो करीब 22 लाख का है। उसमें मैंने हर एक एक्सपेंडिचर जोड़ा है, जैसे आपको जो सीड्स लगेंगे वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पामारोसा, जो आपको प्लाविंग करना है, रोटावेटर का एक्सपेंसेस है, ड्रिप इरिगेशन का है, सीड सोइंग है, खाद जो आपको लगने वाला है, फिर जो वीडिंग आती है यानी जो एक्स्ट्रा ग्रास है उसका भी एक्सपेंडिचर जोड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी है, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। कई बार पैकिंग और ट्रांसपोर्ट फार्मर्स भूल जाते हैं कि ये एक्सपेंडिचर भी होता है और ये बहुत अच्छे नंबर्स में होता है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, ये इसका कॉस्ट आप बिलीव नहीं करेंगे इतना कम है, जो आप आर्टिफिशियल जो पेस्टिसाइड्स और जो आते हैं सिंथेटिक, उसके मायने में ऑर्गेनिक बहुत आसान है बनाना और कॉस्ट भी काफी कम आता है। उनको स्प्रे करना आता है, उसका कॉस्ट मैंने लिया है। जो रूम्स वगैरह आप रखेंगे उसको डेप्रिसिएशन कॉस्ट लिया है, पैकिंग एरिया, फिर बैम्बू फेंसिंग, फिर जो आप फेंसिंग करेंगे, फेंसिंग एक उसका भी कॉस्ट मैंने कंसिडर किया है, बोर, सबमर्सिबल मोटर, जो काउस पे आपका एक्सपेंडिचर होने वाला है, रफली एक काउ का पर डे एक्सपेंडिचर 150 होता है, वो उस हिसाब से कैलकुलेट करके मैंने 10 काउ का एक्सपेंडिचर किया है फॉर 10 एकर्स लैंड। परमानेंट लेबर कॉस्ट और एक बफर कॉस्ट, प्लस जैसे हम सब कॉर्पोरेट जगत से आ रहे हैं और यहाँ पे तो सब कच्ची हैं, तो हम पहले हर जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको इंटरेस्ट से जोड़ते हैं, तो मैंने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी इसमें डाला है। जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहाँ से भी आप मनी बोरो कर रहे हैं तो इंटरेस्ट आपको लगने वाला है। अभी आप देखेंगे जो मैंने इनकम या कैश फ्लो जनरेट किया है, वहां पे दिख रहा है आपको, वो है करीब 39,56,000 का। अभी आप लगेगा आपको ये फिगर इतना बड़ा कहां से और कैसे आया है, तो इसका मैं एक आपको रफ बताता हूं मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। जो वेजिटेबल्स हम लोग पर डे बेचेंगे उसको मैंने एक एवरेज कॉस्ट पकड़ा है कि 20 रुपीज पर केजी, और पर डे आपका ऐसा आपको जो क्रॉपिंग करेंगे जहां आपको 400 केजीज मिलेगा और 365 डेज वो आपका यील्ड मिलता रहेगा। अभी 20 रुपीज बोलेंगे भाई आप, भाई कभी कांदा या टमाटो कम रेट होता है, कभी ज्यादा होता है, आपने 20 रुपया क्यों पकड़ा? मैंने होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस दोनों का स्टडी किया और उस हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट का स्टडी किया। तो फार्मर अगर ये होलसेल से थोड़ा ज्यादा उस प्राइस में अगर वो बेचता है तो भी फार्मर को प्रॉफिट होता है। यहाँ पे 50% कई जगह पे, यानी रिटेल भी मैंने सेल का उसमें प्रोविजन रखा हुआ है।
पामारोजा से जो कैश फ्लो आएगा वो करीबन 1,60,000 आएगा। हाँ, वेजिटेबल से जो कैश फ्लो आएगा वो करीबन 29,20,000 आएगा। मिल्क से जो कैश फ्लो आएगा वो करीबन मैंने उसमें पकड़ा है 60 लीटर का, 40 to 60 लीटर्स का जो मिल्क आएगा पर डे फ्रॉम 10 काउस, उससे 8,76,000 का इनकम होगा। और उसमें जो मोटा मोटा नेट प्रॉफिट होता है वो 17,75,000 का आएगा। विवेक भाई नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे मैंने एक ही ध्यान में रखा है, और इसमें मैंने पिछले जब ये इंटीग्रेटेड का फार्मिंग का ट्रायल कर रहा था तो उसमें मुझे ये पता चला कि पर डे कैश फ्लो फार्मर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वह कैश फ्लो पे फोकस करके अगर आप इनकम जनरेट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 11,000 पर डे का कैश फ्लो का इनकम जनरेशन का रखा था। और ये थॉट भी कैसे आया, मैंने वाटरमेलन और मस्क मेलन का फार्मिंग किया था। जैसे आपने मेरे पिछले पिक्चर्स में देखा, मस्क मेलन में मस्क मेलन है या वाटरमेलन है, वह पर डे मैंने कुछ 7,000 या 8,000 स्क्वायर फीट में लगाया था। और पर डे अराउंड 100 to 125 केजीज का मेरे को यील्ड आ रहा था। एंड करीबन उसमें से मैंने 1 से 1.25 टन का यील्ड लिया मस्क मेलन का। आप इमेजिन कीजिए, वह अगर 1 एकड़ में कन्वर्ट करूंगा तो वो करीब 5 टन का यील्ड होता है 1 एकड़ में से मस्क मेलन का। और मेरे पास वाटरमेलन भी था। अभी ये क्यों आपसे मैं शेयर कर रहा हूं कि ये 1 एकड़ में इतना यील्ड। कई दिन पहले मेरे पास एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के और केमिकल फर्टिलाइजर बेचने वाले एक साइंटिस्ट आए थे, और उनसे डिस्कस करते हुए मैंने ये फिगर्स उनसे शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि आप ऑर्गेनिक में मस्क मेलन का इतना यील्ड ले सकते हो। और इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करूंगा, मेरे फार्म में वाटर टीडीएस है 2000 का, और उसमें मैंने ये यील्ड लिया है। और ये यील्ड लेते वक्त जब भी मेरा क्रॉप खत्म हुआ तो लोग वेटिंग में थे, और लोग आके मुझे पूछते थे आपका कभी नेक्स्ट मस्क मेलन आ रहा है, कभी नेक्स्ट वाटरमेलन आ रहा है। और उसमें मेरे को यही समझ आया कि आपको एक तो अच्छा क्रॉप देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिमांड आएगा, और आपको मार्केटिंग का कॉस्ट करना ही नहीं पड़ेगा, और विदाउट मार्केटिंग कॉस्ट आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा, और पर डे आपको कैश फ्लो मिलेगा। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू इंटीग्रेटेड फार्मिंग और सस्टेनेबल फार्मिंग। यानी कैश फ्लो आपका जनरेट हुआ तो डे टू डे एक्सपेंसेस आप इजीली उसमें से इनकर कर सकते हैं। विवेक भाई नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं पामारोजा की। मैंने आपको लगा कि 4 साल पामारोजा किया और फिर अभी इंटीग्रेटेड में गया हूं, पर मैंने अपनी गलतियों से काफी सीखा है और उसमें समझ भी आया। और पामारोजा जो फार्मिंग है वो बढ़िया क्रॉप है कच्छ के लिए, क्योंकि जो पामारोजा है ये एक रिप्लेसमेंट है रोज ऑयल के लिए। और कच्छ के जो क्लाइमेट है, कंडीशन है, उसमें ये बहुत इजीली ग्रो होता है। जब भी मैं फार्मिंग कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि ये कच्छ का एक पुराना क्रॉप है या ग्रास है जिसे रोसा या रोसई भी कहते हैं। और ये फार्मिंग मैंने जब भी ट्रेनिंग ली, मैं एक सीमैप करके जो गवर्नमेंट की संस्था है उनके साथ जुड़ा हूं इस क्रॉप के लिए। वो हर वक्त मुझे जब भी शुरुआत का वक्त था उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया, बताया। और इतना ही नहीं, जब भी मैं 130 एकड़ तक क्रॉप के एकड़ में पहुंच गया था, और यहाँ पे मैंने काफी एक्टिविटीज की थी, काफी अवेयरनेस किया था, और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने खुश होके यहाँ पे एक अलग से डिस्टिलेशन यूनिट भी लगाया। उससे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि डिस्टिलेशन यूनिट क्या होता है और किस लिए होता है। अभी ये पामारोजा ऑयल है, ये कहाँ पे यूज होता है? ये एक एसेंशियल ऑयल है और ये परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, फार्मेसी और वेरियस कॉस्मेटिक्स रिलेटेड आइटम्स में यूज होता है। इसकी डिमांड इंडिया में और फॉरेन कंट्री में काफी अच्छी है। हमें इस प्रोडक्ट के लिए मैंने आज तक कोई मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं की है। मेरा प्रोडक्ट बड़े बड़े जो
परफ्यूम के कंपनीज है या कॉस्मेटिक कंपनीज है, उनको जैसे पता चलता है कि यहाँ पे पामारोजा हो रहा है, और अब तो ऐसा हो गया है जैसे कच्छ की केसर है वैसे ही कच्छ का पामारोजा बिकता है, क्योंकि यहाँ की जो क्वालिटी और यील्ड आती है उसमें काफी जो परसेंटेज होते हैं, जैसे उसमें 1% आता है जिरेनियल, उसकी वजह से वह ऑयल बहुत अच्छी तरह बिक जाता है। अभी पामारोजा का जो फार्मिंग है वो मैं आपको क्यों डिटेल में बता रहा हूँ, तो उसका और डिटेल आपको बताता हूँ। विवेक भाई नेक्स्ट स्लाइड। इसके थोड़े इकोनॉमिक्स आपसे शेयर करूंगा। अगर आपके पास 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ या 15 एकड़ लैंड है, तो उसमें आपको आपका डिस्टिलेशन यूनिट लगाने का जरूरत नहीं है। आप एक फार्मर्स एसोसिएशन या फार्मर्स का एक कोऑपरेटिव बना के गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं, या अरोमा मिशन जो है सीमैप का, उनसे बात कर सकते हैं, तो वो आपको एक यूनिट डिस्टिलेशन लगा के देंगे फॉर ऑल दी फार्मर्स, और वहां पे आप अपना ऑयल डिस्टिल करके दे सकते हैं। अभी ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ कि आप उगाइए, या कई ऐसे फार्मर्स हैं जो डिस्टिलेशन यूनिट डिस्टिलेशन करते हैं, वो आपका ग्रास है वो पर केजी पे ले लेंगे, यानी एक आपका फिक्स इनकम हो जाता है। इस क्रॉप में न आपको यूरिया लगता है, न कोई डीएपी लगता है, न इंसेक्टिसाइड लगता है, न पेस्टिसाइड लगता है। 2 साल में एक बार इसमें आपको खाली खाद देना है उसको, और समय समय पर पानी देना है, और पानी भी उसको 15 दिन में एक बार लगता है, उसमें भी उसको कोई ज्यादा पानी देने का जरूरत नहीं है, और थोड़ी बारिश भी होती है तो ये क्रॉप बहुत अच्छा आता है। हाँ, जिसके पास 25 एकड़ से ऊपर लैंड है तो उनके लिए डिस्टिलेशन यूनिट भी यूजफुल होगा। और इसका जो स्टैटिस्टिक्स है कि 1 एकड़ में से करीब साल भर में 15 टन घास निकलता है, 15 से 20 टन, और 1 एकड़ में से वही घास में से जो ऑयल निकलता है उसका जो रेंज है वो 50 to 80 एकर्स 50 to 80 केजीज का है, जो एज पर जो एरिया है। कच्छ में कई अलग अलग एरियाज है, कहीं पे अगर पानी अच्छा है तो यील्ड अच्छा आएगा, और उसके लिए कई अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं यील्ड बढ़ाने के लिए। अभी जो इसकी इनकम जनरेट होती है, अगर हम घास की इनकम की बात करें, 15 से 20 टन अगर निकलता है तो करीबन 40,000 की इनकम ईयरली फिक्स होती है। अगर ऑयल की बात करें तो करीबन 80,000 की इनकम पर ईयर फिक्स होती है। और इसमें जो आपको जब भी मैंने शुरू किया था कच्छ में, तो करीबन 50 से 100 एकड़ का यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटी होता था पामारोजा में। आज कच्छ में करीबन 1000 एकड़ का पामारोजा का फार्मिंग है। तो यह क्रॉप आप एज एन वेजिटेबल फ्रूट्स जो मैंने इंटीग्रेटेड बताया, इसके कॉम्बिनेशन में आप पामारोजा 2 एकड़ ले रहे हो, बाय एनी चांस कोई भी आपका नेचुरल कैलामिटी आता है, तो उस नेचुरल कैलामिटी के वक्त अगर आपको आपका पूरा क्रॉप दूसरा वेजिटेबल फ्रूट्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो पामारोजा एज एन इंश्योरेंस क्रॉप आपके लिए रेडी है, जो कोई भी नेचुरल कैलामिटी में डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इवन अभी जो रिसेंटली जो तीड़ की प्रॉब्लम आई या लोकस्ट की प्रॉब्लम आई है, जो अपने पड़ोसी देश से इंडिया में आए, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, कच्छ में भी खतरा मंडरा रहा था कि ये तीड़ यहाँ पे आएंगे, पर हम यहाँ पे सुकून से थे क्योंकि यह तीड़ पामारोजा को नहीं खाता है और ये क्रॉप ऐसे ही स्टैंड करता है। यह था मेरा अनुभव इंटीग्रेटेड या सस्टेनेबल फार्मिंग पे, जहां पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, गाय आधारित और पामारोजा, इसका कॉम्बिनेशन करके आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। और आखिर में मैं यह दिन डेफिनेटली देख सकता हूं, जैसे कच्छ कॉर्पोरेट फोरम है वैसे ही कच्छी एग्रो फोरम होगा, जहां पे सब फार्मर्स, कच्छी एग्री फार्मर्स अपना ऐसे ही वेबिनार करते रहेंगे। थैंक यू। बहुत अच्छे उर्मिल जी, आपने प्रैक्टिकल काफी चीजें बताई, और लोगों को 1 एकड़ का प्रोजेक्ट चाहिए तो 10 एकड़ में कॉमन सब 10 एकड़ करके आप 1 एकड़ का प्रोजेक्ट गिन सकते हो।
उर्मिल जी, आपने जो बताया वो प्रैक्टिकल बेसिक ग्राउंड लेवल की बातें की, और क्वेश्चन आंसर में हम लोगों को आप और गाइड कीजिए। हमारे अगले वक्ता है श्री CM पटेल जी। उनका परिचय मैंने पहले ही आपको दे दिया था। मैं उनके बीच में नहीं आना चाहता हूँ, काफी नॉलेज का भंडार है CM पटेल जी। प्लीज आप अपना गाइड कीजिए। थैंक यू। नमस्कार। बहुत अच्छा उर्मिल जी ने बताया कि भाई उनका खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कच्छ में कैसे एग्रीकल्चर किया जाए। वो एक पजल भी थी लोगों के लिए, पर जो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट हुआ है कच्छ में और जो रिस्पांस मिल रहा है वो काफ़ी सारा रिस्पांस है, और पिछले सालों में काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है। अब जो दो बात हुई है उसमें, एक थी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने दो प्रैक्टिकल किए, एक तो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम और दूसरा उन्होंने प्रैक्टिकल किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हम समझते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल मार्केट रियलाइजेशन। तो उसके लिए एक छोटा प्रेजेंटेशन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको लोड किया जाए। अच्छा, तो ये सस्टेनेबल, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। अच्छा, तो ये सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर रिस्क बेस ज्यादा है। क्लाइमेट का रिस्क है, सॉइल का रिस्क है, सॉइल सैलिनिटी है तो भी रिस्क है, पानी भी अच्छा है पानी नहीं भी है वो एक रिस्क है, डिसीजेस है, पेस्ट है, लेक ऑफ नॉलेज है, एसेसिबिलिटी ऑफ इनपुट या स्किलफुल लेबर, वो भी एक रिस्क है। तो ये सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए ये सब रिस्क हम मिटिगेट कैसे करें वो भी हमें देखना है। दूसरा, ये रिस्क के साथ साथ सस्टेनेबल प्रोडक्शन हमारा तब हम कंसीडर करेंगे कि हमारा इनपुट कॉस्ट हम मिनिमाइज करें, और हमें क्रॉप रोटेशन, क्रॉप शेड्यूलिंग हम ऐसे करें कि हमें रेगुलर प्रोडक्शन मिलता रहे। तो एक दूसरी चीज इसके सामने ही आती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कि सस्टेनेबल प्राइस रियलाइजेशन। तो उसके लिए एश्योर्ड सप्लाई चेन है। मान लीजिए हमने पामारोसा का प्रोडक्शन भी किया और हमें दाम नहीं मिल रहे हैं, बेचने के लिए मार्केट नहीं मिल रहे हैं, तो एक इश्यू है। तो ये एश्योर्ड सप्लाई चेन इंश्योर करनी पड़ेगी। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी। तो अभी उर्मिल भाई ने बताया कि प्रोडक्शन हमने किया, प्रोडक्शन के साथ साथ डिस्टिलेशन यूनिट भी लगाया गया, तो ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ इनपुट से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कैसे होता है कि हम ऑप्टिमम प्रोडक्शन पे जाए और मिनिमम कॉस्ट में आए, तो ही हम लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अचीव कर पाएंगे। उसका इम्पोर्टेंट और एक चीज है वैल्यू एडिशन। अगर हम कोई रो प्रोडक्ट, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जाएंगे, उससे हम थोड़ा उसको वैल्यू एडेड करेंगे तो हमारा मार्केट रियलाइजेशन अच्छा होगा। और लास्ट में है मार्केट ड्रिवन फार्मिंग। जो कंज्यूमर को चाहिए, जो टाइम पे चाहिए, वो हम अगर करके देंगे तो हमारा एग्रीकल्चर सस्टेनेबल होगा। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए कच्छ, पर्टिकुलरली कच्छ एरिया में तीन इंपॉर्टेंट चीज हमने पाई गई है। एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, और दूसरा जो है क्लस्टर अप्रोच एंड फार्मर्स इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट स्लाइड्स। तो कुछ इसमें टूल्स है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, मल्टीपल क्रॉपिंग जो हमने देखा है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, तो फार्मर्स के इंस्टीट्यूट्स है, यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज एंड न्यूट्रिशन रिसाइकलिंग। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग मेथोडोलॉजी है जिसका हमें यूज करना है, तो उससे हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, कॉस्ट कम करेंगे। क्रॉप शेड्यूलिंग, तो हम रिस्क से भी मिटिगेट हो जाएंगे और मार्केट के जो ग्लट्स है उससे भी हम एस्केप करेंगे। कस्टम हायरिंग ऑफ फार्म मशीन्स एंड टूल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि अगर हमारे पास हर एक फार्म में एक एक डिस्टिलेशन यूनिट हम करेंगे तो कॉस्ट वायबिलिटी नहीं आएगी। तो फार्म मशीन्स, ट्रैक्टर से लेके पूरा का पूरा जब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए तो हम कस्टम हायरिंग या ग्रुप को मिला के करेंगे तो ही हमें सस्टेनेबल फार्मिंग कर पाएंगे। जुडिशियल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि पहले बताया गया कि ड्रिप इरिगेशन इज मस्ट, वो भी बात सही है। अब हमारे सॉइल में भी टीएसएस सैलिनिटी ज्यादा है, तो हम केमिकल्स का यूज करेंगे, जुडिशियल यूज नहीं करेंगे तो सॉल्ट बढ़ता जाएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्शन तो आएगा ही नहीं। तो ये जुडिशियल यूज ऑफ न्यूट्रिशनल नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम जो अभी बताया गया, तो ये सिस्टम में ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक व्यू नहीं है। ये पूरी जो सिस्टम है साइंटिफिकली डेवलप किया गया है और उसको हम प्रमोट करेंगे। क्लस्टर डेवलपमेंट एंड एंड टू एंड अप्रोच, पर्टिकुलरली ये जो कच्छ में डेवलप हुआ है, तो हॉर्टिकल्चर बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम एस्टेब्लिश हुई है, उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं और उससे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ी है। तो क्लस्टर्स डेवलप हुए हैं और उनको राइट स्टार्ट फ्रॉम नर्सरी, प्लांटेशन, उसके बाद हम प्री हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केट लिंकेज तक उसको जा सकते हैं। एंड ऑन फार्म या नियर फार्म हमें वैल्यू एडिशन चाहिए, तो इसीलिए हमें रूरल एरिया में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर सकेंगे, लैंड का भी कोई इश्यू नहीं है, कंजेशन का इश्यू नहीं है, और हम फिनिश प्रोडक्ट डेस्टिनेशन मार्केट तक पहुंचाएंगे। तो ये उनके टूल्स है, तो ये टूल्स हम उस जुडिशियली यूज करेंगे तो हम डेफिनेटली सस्टेनेबल फार्मिंग तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो ये हमने बताया कि 3 कच्छ में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक इसमें से एक है नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी भी डेवलप किया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉन्सेप्ट आज क्या स्टेटस है गुजरात में, तो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग में 2014-15 में 59,000 हेक्टेयर एरिया था, आज बढ़ के 94 से ज्यादा 1000 हेक्टेयर हो गया है। उसका जो प्रोडक्शन है 66,000 मैट्रिक टन है, और एक्सपोर्ट में भी गुजरात में से 18-19 में जो एक्सपोर्ट हुआ 64,000 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ, और उसका जो वैल्यू है 525 करोड़। मीन्स ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो भी हम कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी हमें ज्यादा मिलेगी और एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत है। तो ये एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस हमें लग सकता है। एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट ऑर्गेनिक नाउ, फॉर हेल्थ कॉन्शियस हो या प्रोड्यूसर्स को भी चाहिए और बायर को भी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। तो ये डिमांड पूरी करने के लिए गुजरात में एक ऑर्गेनिक पॉलिसी डेवलप की गई 2015 में, और हम साइंटिफिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम प्रमोट करते हैं और ट्रस्टवर्दी मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन पे हम इंसिस्ट करते हैं। तो काफी सारे उनके अप्रोचेस है कि भाई एरिया जो है नीश एरिया है उनको डेवलप किया जाए, सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी पे काम किया जाए, बायो रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए, रूरल इकोनॉमी को डेवलप किया जाए। तो वो सब मिला के हम फेयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड देयर फैमिली वो हम अचीव करना चाहते हैं ये पूरी पॉलिसी से। नेक्स्ट प्लीज। ये पॉलिसी से हम जो लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो इनपुट इंसेंटिव्स है, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे या नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो हम खुद इनपुट्स बनाएंगे। तो खुद इनपुट्स बनाने के लिए कुछ इंसेंटिव्स है वो हम उनको दे रहे हैं। इनपुट प्रोडक्शन जो है, क्योंकि फार्मर्स खुद इनपुट करेगा, उसके साथ साथ कुछ बायो फर्टिलाइजर्स है, उसकी फैक्ट्रियां भी लग सकती है, उसके यूनिट्स लग सकते हैं, तो इनपुट प्रोडक्शन सिस्टम में भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम मॉडल ऑर्गेनिक फार्मिंग को फार्म्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको देख के फार्मर्स अट्रैक्ट हो और वो वहां से कुछ सीखे। ट्रेनिंग हमारा बड़ा कंपोनेंट है, हम फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने हमारा खुद का ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉड्यूल और लेसन प्लान क्रिएट किया है और वो इम्पार्ट करते हैं फार्मर्स को। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में हम सपोर्ट करते हैं, ब्रांडिंग में करते हैं, मार्केट प्रमोशन में करते हैं, मार्केटिंग सपोर्ट दे रहे हैं, और सर्टिफिकेशन के लिए भी हम फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सर्टिफिकेट में जाएंगे तो एक्सपोर्ट और रिमोट मार्केट में काफी सारा उसका डिमांड है, तो वो भी हम टैप कर सकते हैं। तो उसकी जो कॉस्ट है थोड़ी फार्मर को इनिशियली ज्यादा लगती है, तो वो भी हम कम करने के लिए कोशिश करते हैं। फार्मर्स को इंसेंटिव्स देते हैं और उनको हम प्रोत्साहित भी करते हैं। तो हमने अवार्ड भी रखा है, तो अब तक हमने 10 फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बेस्ट फार्मर्स का अवार्ड भी दिया है। हर साल अलग अलग कैटेगरी में उनको हम अवार्ड देते हैं, तो वो मोटिवेट होते हैं और दूसरे फार्मर उसको देख के वो अडॉप्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काफी सारे फंड हमने रखे हुए हैं। और नया इनिशिएटिव इस साल से हमने किया है वो नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग इज अगेन वन पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, बट हम उसमें ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हम सेल्फ रिलायंस हो, सीड भी हम हमारा बनाए, प्रोडक्शन भी हमारा, न्यूट्रिशन भी हम मैनेज करें, पेस्टिसाइड्स
खुद बनाए, और जो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम का जो प्रिंसिपल है वो हम अडॉप्ट करें, तो हमारा जो न्यूट्रिशन रिसाइकलिंग है फील्ड में वो अच्छा हो। तो उसके लिए देसी गाय जो रखना चाहता है, अभी बताया उर्मिल भाई ने कि देसी गाय तो कच्छ में मिल जाएगी, तो जो लोग नेचुरल फार्मिंग करेंगे और देसी गाय रखेंगे, तो हर उसके खिलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, तो उसको हर मंथ 900 रुपीज हम दे रहे हैं इस साल से। तो एक काफी सारे उसमें लोगों में इंटरेस्ट है उसके लिए, और वो गाय भी रखेंगे और नेचुरल फार्मिंग भी करेंगे। जीवामृत है, घन जीवामृत है, बीजामृत है, ये कॉन्सेप्ट है वो बायोडायनेमिक्स है। उसमें हम नेचुरली काऊ डंग से उसमें बैक्टीरिया है, यूजफुल माइक्रोब्स है, वो जनरेट होते हैं, तो बायो फर्टिलाइजर के तरह उसका हम यूज करते हैं। अभी बायो फर्टिलाइजर लेबोरेटरी में भी बनता है और जीवामृत से हम खेत में भी बना सकते हैं। तो उसके लिए थोड़े कुछ टूल्स वगैरह चाहिए, वो भी हम फार्मर को सपोर्ट करते हैं। देन गौशाला है, बड़ी बड़ी गौशाला है, उनके पास आपने बताया पांजरा पोल भी है, गौशाला है, उनके पास काऊ है, मिल्क नहीं भी वो दे रही है, पर अगर उनका हमें काऊ डंग मिल जाएगा तो उससे गौशाला में भी जीवामृत बनाएंगे, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं, उनको वो सप्लाई करेंगे। ये कॉन्सेप्ट से हमने फंड रखा हुआ है, ये फर्स्ट ईयर स्कीम है, उसके रिस्पॉन्स से हम उसमें ज्यादा बढ़ावा कर सकते हैं। कोपका करके गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की खुद की एक सर्टिफाइंग एजेंसी है, हमने ऑर्गेनिक यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया हुआ है, और ये अभी शुरू हुई है, 3-4 साल में वो फुल फ्लेज काम करेगी। तो उसमें मास्टर्स डिग्री में रिसर्च एंड पीएचडी भी ऑफर कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है, और शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी उसमें हो रहा है, रिसर्च भी उसमें काफी सारा होगा। ऑर्गेनिक रिसोर्स सेंटर हमने डेवलप करना चाहा है, और हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अभी 4 रिसोर्सेज सेंटर है वहाँ, और दूसरे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमारे मॉडल फार्म्स है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कुछ रेसिड्यूज टेस्टिंग फैसिलिटीज चाहिए, वो भी क्रिएट किया हुआ है हमने, और 42 सर्विस प्रोवाइडर जो वॉलंटरी काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट उसको एक भी पैसा नहीं दे रही है, और खुद वॉलंटरी आए हुए हैं और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करना चाहते हैं, उनको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा था कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में एक ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग तो कच्छ में जरूरी है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट है, हमने बताया कि सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए कच्छ में जो हॉर्टिकल्चर डेवलप हो रहा है, तो पूरे गुजरात में सपोज 10 साल का हम डेटाबेस देखते हैं तो 4.5% एनुअल ग्रोथ रेट है हॉर्टिकल्चर एरिया बढ़ने में या प्रोडक्शन में। कच्छ में 10 साल में 12.65% एवरेज ग्रोथ रेट है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट में। तो काफी सारा प्रोडक्शन है, तो काफी सारा फ्रूट क्रॉप कल्टीवेट हो रहा है, वेजिटेबल क्रॉप बढ़ रहा है, स्पाइसेस क्रॉप हमारा हो रहा है। तो वो वैल्यू एक हमने बताया उर्मिल भाई ने कि भाई मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में हमें वेजिटेबल्स, उन्होंने काफी सारे वेजिटेबल्स लिए हुए हैं। जो पामारोजा की बात कर रहे हैं वो भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप ही है, उन पे भी हम प्रमोट कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हॉर्टिकल्चर के लिए राइट फ्रॉम नर्सरी, जो फार्मर्स को नर्सरी लगानी है, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज लगानी है, फार्मर्स को खुद को सीड प्रोडक्शन करना है, फार्मर को फ्रूट प्लांट्स का, वेजिटेबल्स का, स्पाइसेस क्रॉप का कल्टीवेशन करना है, फार्मर को खुद को डिसीज पेस्ट मैनेजमेंट के लिए उनकी बायो कंट्रोल लेबोरेटरीज लगानी है, उनको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जैसे शेडनेट हाउसेस है, ग्रीन हाउसेस है, वो लगाने हैं। उसके अलावा प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन के बाद फार्मर्स को ऑन फार्म, अभी बताया गया कि भाई ऑन वहां मिनिमम प्रोसेसिंग चाहिए, तो मिनिमल प्रोसेसिंग यूनिट है, कलेक्शन यूनिट है, ग्रेडिंग शॉर्टिंग यूनिट है, ऑन फार्म पैक हाउसेस है। उसके साथ साथ हम पूरा एंटायर कोल्ड चेन राइट फ्रॉम फार्म, हमारा पहला कॉन्सेप्ट था कि फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर्स। तो क्लस्टर्स फॉर्मेशन के लिए फ्रूट क्रॉप ये वहां डेवलप हुआ है। तो पूरे गुजरात में कच्छ जो है वो फूड क्रॉप के प्रोडक्शन में सेकंड आ रहा है आफ्टर भरूच, क्योंकि भरूच में बनाना ज्यादा होता है। तो फूड क्रॉप बढ़ रहा है, मीन्स क्लस्टर्स बढ़ रहा है। तो क्लस्टर्स का हम लिंकेजेस करके मार्केट तक पहुंचाने के लिए उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दे रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा भी प्रोविजन है कि भाई हम मार्केट कोई एस्टेब्लिश करना चाहता है, अभी मार्केट रिफॉर्म हुआ है, तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हॉर्टिकल्चर क्रॉप आउट ऑफ मार्केट परव्यू है, प्राइवेट मार्केट को बढ़ावा दिया गया है।
और उसको कच्छ में भी अगर होलसेल मार्केट है, टर्मिनल मार्केट है, वो आप कर सकते हो लिंकेज के लिए। अभी एक लेटर मिला है गवर्नमेंट को 20 मई का क्रीडा से, बहुत काफी सारे उन्होंने सजेशन किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशंस है। अगर वो सजेशन पे काम हो तो हम मानते हैं कि कच्छ में एग्रीकल्चर रिवाइव होगा और उसमें ट्रेनिंग का, कैपेसिटी बिल्डिंग का, क्लस्टर डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, मार्केट का। इवन उन्होंने एक लिखा है रंगीस मार्केट है फ्रांस में, मैंने देखा, इट इज वेरी बिग मार्केट। तो ऐसा मार्केट भी कच्छ में एस्टेब्लिश हो सकता है और मार्केट के लिए गवर्नमेंट 25% तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी पे है। तो उनके काफी सारे सजेशंस है, वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर वो कंसीडर करेंगे और उससे काफी सारा फार्मर्स को फायदा होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कस किया हुआ है हमने कि भाई एक तो सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम विद एंड टू एंड अप्रोच। उसके साथ साथ एक थर्ड कॉन्सेप्ट हम पर एक बात करेंगे। एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया गया है दांतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 5-6 साल से, तो उसके कुछ फाइंडिंग्स है, वो उर्मिल भाई ने बताया, उनके साथी मैच खा रहे हैं, तो थोड़ा हम उसका आउटलाइन देख लेते हैं। दूसरा हमारा जो प्रेजेंटेशन है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोड कीजिए। तो उसमें क्या है कि 2011 से लेके हर साल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में उन्होंने कुछ न कुछ प्लानिंग किया है। फर्स्ट प्लानिंग में उन्होंने किया है एग्रीकल्चर, तो पूरा एक हेक्टर को डिवाइड किया है 4 पार्ट में। एक पार्ट में उन्होंने किया है 70% एरिया उन्होंने एग्रीकल्चर क्रॉप में दिया है और एग्रीकल्चर क्रॉप में उन्होंने 4 अलग अलग प्लॉट्स लगाए हुए हैं, अलग अलग साइज के, और ये अलग अलग प्लॉट्स में अलग अलग फार्मिंग सिस्टम से कल्टीवेशन कर रहे हैं पूरा साल। उन्होंने 0.25 हेक्टर्स में 25% एरिया हॉर्टिकल्चर में लगाया हुआ है। हॉर्टिकल्चर में नेक्स्ट प्लीज, ये पूरा फार्म आपको दिखेगा कि इंटीग्रेटेड फार्म कैसा है अलग अलग प्लॉट में। तो फ्रूट से वेजिटेबल में उन्होंने मैंगो लगाया है। मैंगो 4 मैंगो के बीच में लाइम का प्लांट्स है, 2 मैंगो के रो है, मैंगो के रो में 2 मैंगो के बीच में कस्टर्ड एप्पल लगाया हुआ है, उसके लाइम के बीच में पपाया भी लगाया है और वेजिटेबल्स के प्लॉट किए हैं। तो ये एक से ज्यादा क्रॉप वो कर रहे हैं। उसके साथ साथ बॉर्डर प्लांटेशन में 190 प्लस अलग अलग प्लांट्स है, उसमें से पेरिनियल्स जो है वुड के लिए टिक वुड भी लगाया हुआ है। उन्होंने अड़ूसा करके एक वुड के लिए क्रॉप है वो लगाया है, ड्रम स्टिक्स लगाया हुआ है, मलबेरी लगाया हुआ है। तो वो करके छोटे बड़े 190 जितने बॉर्डर प्लांटेशन के क्रॉप है। तो वो अभी प्रोडक्शन में नहीं आएंगे, कुछ तो ऐसे है कि 10 साल में वो बोनस देंगे। तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम में हर साल इनकम तो आएगी, साथ साथ हमें एवरी 10 ईयर्स या 15 ईयर्स कुछ ना कुछ बोनस मिलेगा। उन्होंने एक पोर्शन लगाया हो एनिमल हस्बेंड्री, 2 एनिमल्स लिखे हैं। उन्होंने बफेलो लिया है क्योंकि नॉर्थ पार्ट में उनका काफी सारा दांतीवाड़ा में हॉट है, तो उन्होंने बफेलो लिया था। वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट लिया था और छोटा सा फार्म पॉन्ड भी बनाया है कि इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि बारिश एक बार हो गई और डिले इन मॉनसून है कि भाई हमें एवरी 15 डेज बारिश चाहिए, तो 15 डेज में बारिश नहीं आई है, हमारा फार्म पॉन्ड भर गया है, हमने इरिगेशन दे दिया, तो जमीन से नहीं निकलना पड़ेगा और सॉल्ट भी हम एक्यूमुलेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो ये एनुअल इनकम देखी जाए 11-12 से, तो पर ये पूरा जो सिस्टम है 1 हेक्टर का था, पर हमने फॉर इजी कैलकुलेशन 1 एकड़ के लिए एक लगाया हुआ है, कैलकुलेशन किया है। तो पर एकड़ में फर्स्ट 11-12 में 75,000 इनकम है और कहीं कहीं बढ़ के 1,45,000 ये नेट इनकम है। और वो एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट भी लगाया गया है, हायर लेवल्स भी लगाया गया है और उसमें मैनेजमेंट चार्जेस भी लगाए गए हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो ये सब साइंटिफिकली कैलकुलेशन करके ये चार्जेस लगाने के बाद ये प्रॉफिट निकल रहा है। फार्मर अगर खुद का इंटरेस्ट या ऑर्गेनिक मीन्स ये ऑर्गेनिक में जाए तो इनपुट कॉस्ट भी कम हो सकता है। तो एवरेज प्रोडक्शन उसका जो इनकम है 98,000 जो पूरे साल पिछले 11-12 से मिस समझो 8-9 साल से के एवरेज है। वहां प्राइस भी शायद अर्ली कम होगा, प्राइस भी अभी बढ़ गया है।
और ये जो है होलसेल या सेमी होलसेल में बेचा गया चीज है, तो ये फिर भी पर एकड़ 98,000 का उनको नेट इनकम मिला है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये हम सस्टेनेबल की बात कर रहे हैं कि कौन से सेक्टर में इनकम बढ़ती है, कौन से में कम होती है। तो क्रॉप प्रोडक्शन में इनकम 45,000 भी आ रही है और वो 28,000 भी आ रही है। कभी कोई दिक्कत है क्लाइमेट की, कुछ दिक्कत है डिसीज स्पेस की, तो वो इनकम डाउन हो सकती है। पर अगर हम देखेंगे 16-17 में, 11-12 में क्रॉप प्रोडक्शन का हमारा इनकम था 45,000 पर एकड़ और 16-17 में 28,000 हो गया है बिकॉज ऑफ सम रीजन। हॉर्टिकल्चर का भी प्रोडक्शन डाउन है क्योंकि कुछ क्लाइमेटिक इफेक्ट है उसमें। पर जो बॉर्डर प्लांटेशन हमने किया था वो ऑन कर रहा है। बॉर्डर प्लांटेशन फर्स्ट ईयर हमारा था 2,714, वो अब 5 साल के बाद हमें 38,000 दे रहा है। तो हमारी इनकम सस्टेन कर रहा है। एक सेक्टर डाउन हो रहा है, एक सेक्टर हमारा बढ़ रहा है। एनिमल हस्बेंड्री में भी ऐसा है। एनिमल हस्बेंड्री ने वर्मी कंपोस्ट जो किया है उसमें भी कहीं कोई बढ़ रहा है, कोई कम हो रहा है। तो वो कुल मिला के उनका जो टोटल इनकम है वो मैच अप हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये ओवरऑल नेट प्रॉफिट हम देखा जाए तो हम करंट प्राइस कैलकुलेट करें, एवरेज इनकम हम 120 to 150% ऑफ एक्चुअल जो हम 98 बता रहे हैं वो 150 तक पहुंचेगी। और हमें होलसेल प्राइस जो है उनकी होलसेल नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम रिटेल प्राइस में कैलकुलेट करेंगे या सेमी होलसेल में करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि सस्टेनेबल फार्मिंग मॉडल में एक मार्केट रियलाइजेशन भी है, उसमें भी हमें काम करना है। तो काफी सारे फार्मर्स वो चीज भूल जाते हैं कि भाई हम 50% काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन ला के देते हैं, हम बम्पर प्रोडक्शन ला के देते हैं, और मार्केटिंग में भी हमें ध्यान रखना है। तो अगर ये हम कैलकुलेट करें तो मैं नहीं समझता कि आज की स्थिति में ये पर एकड़ ये पूरा जो मॉडल है उसमें से 1,80,000 हम ले सके। तो ये मॉडल रेप्लिकेबल है, मॉडल में और मल्टीपल क्रॉपिंग है, तो सस्टेनेबिलिटी भी है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये उसके कुछ फोटोग्राफ्स है कि अलग अलग उनके। तो ये एक प्लॉट में मूंग प्लस कैस्टर किया गया था 0.32 हेक्टेयर का। पहले मूंग किया फिर कैस्टर किया। तो खाद तो डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मूंग में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन वो करता है, तो कैस्टर को काम लगेगा। नेक्स्ट प्लीज। तो ये एक है हमारा ग्राउंडनट भी वो कर रहे हैं। ग्राउंडनट के बाद, ग्राउंडनट भी लिग्यूमिनस क्रॉप है, उसके बाद हम वीट कर रहे हैं और वीट के बाद समर में फॉडर भी कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो उसके लिए 0.8 हेक्टेयर लिया गया था। नेक्स्ट प्लीज। ये मूंग, मस्टर्ड, बाजरा इसका कॉम्बिनेशन है, ग्रासिस, लूसन, चिकोरी का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट प्लीज। ये जो है पूरा हॉर्टिकल्चर बेस है, तो उन्होंने मैंगो भी किया है, सिट्रस भी किया है, पपैया भी किया है और वेजिटेबल्स पे बीच में डाला हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये बॉर्डर प्लांटेशन है, अर्डूसा का भी है और हमने ड्रम स्टिक भी किया हुआ है, तो उनकी इनकम भी मिल रही है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये बॉर्डर में टिक भी है, तो वो हमें 20 साल के बाद बोनस देगा या बम्पर या उससे अगर हमारा 20 साल के बाद हमें अगर इमरजेंसी और कंटीजेंसी जरूरत पड़ेगी तो ये हमारे लिए एक जैसे पेंशन होता है, फार्मर का पेंशन बन गया है। नेक्स्ट प्लीज। ये एनिमल हस्बेंड्री का है और वर्मी कंपोस्ट है। नेक्स्ट प्लीज। फार्म पॉन्ड जो बनाया है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, तो वो हमें स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए है। बारिश में अगर कोई दिक्कत है तो हम ये पॉन्ड से पानी देके काम चला सकते हैं। नेक्स्ट। तो ये पूरा इंटीग्रेटेड फार्म कैसा लग रहा है उसका ओवरव्यू है। तो ये बताने की कोशिश की है कि भाई कच्छ में अगर हमें करना है काम तो 3 अप्रोच हम मेजर लेंगे। हॉर्टिकल्चर बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न एंड टू एंड अप्रोच से काम करना है। गवर्नमेंट उसमें काफी सारे इंसेंटिव्स भी दे रही है। इंपॉर्टेंट चीज है फार्मर्स के इंस्टीट्यूशंस बनने, क्योंकि ये चीज तब हमें काम आएगी और ये चीज हम तब कर पाएंगे कि हम हम कलेक्टिव काम करें। तो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी का था, अब ये फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है और एफपीओ कंपनी एक्ट में लिया गया हुआ है, तो उसको काफी सारा
फ्रीडम भी मिलता है और काफी प्रोफेशनलिज्म भी उसमें डेवलप हो सकता है। तो हम समझो कोई गांव है, वो गांव में हमने फार्मिंग किया, 100 फार्मर को लेके हमने एफपीओ बनाया, तो कलेक्टिवली हम हर एक फार्मर 100 फार्मर ट्रैक्टर लेने नहीं जाएगा, हर एक फार्मर अपना कल्टीवेटर लेने नहीं जाएगा। तो 100 फार्मर के बीच अगर 5 ट्रैक्टर चाहिए तो ये हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कोई फार्मर्स ऐसे है, हमें वेजिटेबल बेस्ड या हॉर्टिकल्चर बेस्ड जाना है, तो हम प्लानिंग करेंगे कि हम सीडलिंग 2 फार्मर सीडलिंग करेंगे और वो सीडलिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दूसरे फार्मर को, तो फार्मर को बाहर से सीडलिंग लाने की जरूरत नहीं है। सब फार्मर अगर गाय नहीं भी रखते हैं, क्योंकि गाय में कुछ खुद का आदमी होना भी जरूरी है और वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो 10 फार्मर भी गाय रखेंगे तो उनका जो गोबर है उससे जीवामृत है, फर्टिलाइजर है, जो मैन्यूर वगैरह बनता है वो यूजफुल होगा। हम सीड प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर कैस्टर का कल्टीवेशन करना चाहते हैं और मल्टीपल पे कैस्टर है, कैस्टर का सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं, ग्राउंडनट का सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं और वेजिटेबल्स का भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो ये एफपीओ का रोल है। हमारा प्रोडक्शन के बाद हम कलेक्शन सेंटर, क्योंकि अगर मैंगो सीजनल क्रॉप है तो मैंगो का कलेक्शन सेंटर चलेगा 2 महीना, तो बाकी का समय वेस्टेज भी होगा। पर हम कलेक्टिव फार्मिंग कर रहे हैं, एक से ज्यादा हमारा क्रॉप है, तो मैंगो के बाद जो नेक्स्ट क्रॉप आएगा वो डेट पाम का आएगा, तो ये पैक हाउस वहां चलेगा। उसके बाद वेजिटेबल्स है, उसके बाद हम पोमोग्रेनेट है और उसके बाद फूड ग्रेन्स भी है। तो ये पूरा हमारा सिस्टम चलता रहेगा। हम ब्रांडिंग के साथ काम कर सकते हैं, हम वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। हम गेहूं नहीं बेचेंगे, गेहूं का आटा बना के भी हम बेच सकते हैं। हम अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, जो सर्टिफिकेशन के साथ कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट के लिए गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस गैप सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, हम रेसिडी फ्री दे रहे हैं, तो हम वैसे ही हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ये और पूरी सिस्टम में अगर हमें कुछ टेक्निकल नो हाउ की जरूरत है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की जरूरत है, तो हम इकट्ठे हैं तो उसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट का काफी सारा सपोर्ट है, वो भी आपको उसमें मिल सकता है। आपका खुद का फार्म स्कूल भी बन सकता है अगर हम किसी का सपोर्ट ले। कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारे एफटीसी है, फार्म में आके स्कूल चलाएंगे और अलग अलग क्रॉप के जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है, डिसीज पेस्ट है, उस पर भी सजेशन मिलेगी। मीन्स अगर हम कलेक्टिव फार्मिंग नहीं करेंगे, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बना के हमारे खुद के फील्ड में फार्मिंग करेंगे, मल्टीपल फार्मिंग करेंगे, नेचुरल फार्मिंग से करेंगे, हॉर्टिकल्चर बेस से करेंगे, तो ये एफपीओ है वो हमें टेक्निकल से लेके एंड टू एंड सपोर्ट देगा। हमारा खुद का कोल्ड चेन भी होगा। अगर हमारी डेट पाम यहाँ होती है तो डेट पाम की सेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है। अगर हम कोल्ड चेन में डालते हैं तो वो मोर देन 1 मंथ सस्टेन कर जाती है। तो यहाँ से रिफर कंटेनर में डाल के हम मुंबई तो ले जा सकते हैं, चेन्नई तक ले जा सकते हैं और कलकत्ता भी ले जा सकते हैं। हमारे पास मोनोपोली है, कच्छ के अलावा कहाँ ये होती है, तो पूरे देश में उसकी जरूरत है। वी कैन डिस्ट्रीब्यूट। हमने मिरेकल करके लोगों ने दिखाया है कि भाई नए नए जो किस्म है, टिश्यू कल्चर का भी काफी सारा डेवलपमेंट हो रहा है, डेट पाम का भी, मीन्स ये पोमोग्रेनेट का भी हो रहा है। तो फिर मिला के अगर इंटीग्रेटेड वे से ये हम कल्टीवेशन करेंगे तो कच्छ में काफी सारी गुंजाइश है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। कच्छ जो है वो सीशोर पे है, हमारा गेटवे भी बन सकता है। हम कोई इंपोर्ट करेंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल, पेरिशेबल्स, उनकी हमें एक चैनल बन जाएगी। तो सपोज कच्छ में ऐसे 5, 10, 15, 20 एफपीओ है। हम ऐसा नहीं मानते हैं कि एफपीओ इज बड़ा चंक है, थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स उसमें है। वो एसोसिएशन हो सकता है। एफपीओ इज ए कंपनी, तो कंपनी में जो सिंगल कॉमोडिटी है या जो हैंडल कर सकते हैं ये कॉमोडिटी को लेके एफपीओ बनता है और फिनिश गुड कलेक्टिव मार्केटिंग करता है एक के साथ जेवी करके, तो बहुत सारा हम कर सकते हैं। हम फिनिश प्रीपेड रेडी टू कुक फूड भी हम बेच सकते हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज है जिनके पास पैसा है और फूड सिक्योरिटी नहीं है, वो डिपेंड है किसी और लोगों पे, तो वो कंट्री को हम ऑफर कर सकते हैं कि हम इकट्ठा फार्मिंग करते हैं, आपके हिसाब से, आपकी क्वालिटी के हिसाब से हम प्रोडक्शन करके आपको देंगे और आपकी जो फूड सिक्योरिटी है उसमें सभी चीज
वेजिटेबल्स भी देंगे, फ्रूट्स भी देंगे, पल्सेस भी देंगे, ग्रेन्स भी देंगे, प्रोसेस भी देंगे, सेमी प्रोसेस भी देंगे। तो कितनी बड़ी समझ लो कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हम वहाँ खड़ी कर पाएंगे। तो ऐसी डिमांड है, गवर्नमेंट के पास आती रहती है। जो गल्फ कंट्रीज है उनको काफी सारी ऐसी डिमांड है। अगर वो एक्सप्लोर करेंगे तो हम उनकी फूड सिक्योरिटी की गारंटी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और उसमें मुझे क्रीड़ा में KCF ने बोलने का मौका दिया और इनवाइट किया। उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि हमारा जो वक्तव्य है उसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछेंगे और ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सीएम, आप सही में सीएम है। आपने जो बताया हम लोग को बहुत अच्छी बातें आपने बताई कि हमारी जो खेती है वो एक टाइम पास के तरीके से हम लोग शायद कर रहे हैं, मगर आपने बताया कि खेती है वो इंडस्ट्री के तरीके से होती है। उर्मिल जी ने बताया, आपने बताया, और इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है और हम लोग वही जुनी पद्धति में जाकर खेती कर रहे हैं। मगर आपके मार्गदर्शन से हम लोग को काफी कुछ नई दिशाएं मिली है। हम लोग क्वेश्चन आंसर आगे बढ़ावे उसके पहले कच्छ कॉर्पोरेट का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम वेबिनार आ रहा है, तो मैं कच्छ कॉर्पोरेट के रिप्रेजेंटेटिव को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप उसकी जानकारी हमारे श्रोताओं को दें। थैंक यू सीएम पटेल जी। थैंक यू। कच्छ कॉर्पोरेट फोरम की तरफ से सीएम पटेल और उर्मिल गाला के हम बहुत बहुत आभारी हैं और सारे वक्त यहाँ पे जो भी श्रोताजन इकट्ठे हुए हैं हम उनका हार्दिक अभिवादन करते हैं। ये कच्छ कॉर्पोरेट साल का फोरम का 25वां साल है और पहली बार ये हमने 25 साल में एक ऐसी पॉलिसी लाए हैं कि विदाउट एनी टेकिंग एनी रजिस्ट्रेशन और दिस फेज और द पार्टिसिपेशन, तो हम आप सबसे विनंती कर रहे हैं कि एक मेंबर आप बन सकते हो। एक फॉर्म आपको आएगा। अभी देखो परसों ही हमारे साथ यही प्लेटफॉर्म पे गोपी चंद जी इंदुजा जी थे और उन्होंने अपनी जिंदगी की एक सक्सेसफुल सफर हमसे के साथ शेयर की। और कल जो आ रहे हैं यही प्लेटफॉर्म पे शिव खेरा जी आ रहे हैं, फेमस अपने जो अपने आप में एक उनका ब्रांड है और ये टर्न सेटबैक इनटू कमबैक, मतलब किस तरह से ये जो अपने पे ये जो सेटबैक आया है इसको हम कैसे इसको पलटा सकते हैं अपनी तकदीर को। ये शिव खेरा जी आने वाले हैं कल, तो आप सबको एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि कल आप जरूर शिव खेरा जी के साथ आप ये प्लेटफॉर्म पे आइएगा। अभी आपके पास जो भी क्वेश्चन आंसर हैं तो हम और गोविंद जी भाई क्रीड़ा से, तो वो हम इन दोनों स्पीकर से पूछेंगे। वैसे गोविंद भाई को खुद को भी काफी अनुभव है अपने एग्रीकल्चर का, तो वो खुद भी एक कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर में काफी आगे हैं, तो हम उनसे भी थोड़ी सलाह लेंगे। और सब श्रोताओं को फिर से खूब खूब हार्दिक बधाई हो और 25वें सालगिरह पे आप किसी एफ के साथ जो आप जुड़े हुए हैं तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच। बैक टू गोविंद भाई प्लीज। थैंक यू अमृत जी, हमारे आप गाइड है, हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हो। अच्छा लगा आपको सुन के, और शिव खेरा जी को सुनने का जो सपना हर एक का रहता है, और KCF ने बहुत अच्छी पहल की है कि इतने बड़े स्पीकर को हम सब तक पहुंचाने का आपने बहुत अच्छा काम किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन क्रीड़ा की ओर से और हम सब की ओर से। हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन आगे बढ़ाते हैं। इसमें काफी कॉर्पोरेट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, काफी आम इमेच्योर फार्मर के क्वेश्चन रहेंगे, तो हम लोग बारी बारी से ये सब क्वेश्चन हमारे जो पैनलिस्ट है, वक्ता है, उनको पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैं एक इमेच्योर इंसान हूँ, मैं यहाँ से मुंबई से कच्छ जा रहा हूँ और मुझे अगर खेती शुरू करनी है तो मुझे ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी? उर्मिल जी पहले आप बताइएगा, फिर पटेल सर बताएंगे। अगर मैं एरोमा क्रॉप्स की बात करूं तो एरोमा क्रॉप्स की ट्रेनिंग दो मेन संस्था है वो लोग करते हैं। एक है FFDC, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन,
और दूसरा है CMAP जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमा प्लांट्स पे काम करती हैं। इनके एक हफ्ते के ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, वो ट्रेनिंग कोर्स करके और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होते हैं वो करके यहाँ पे आप वो एरोमा क्रॉप्स की फार्मिंग कर सकते हैं। प्लस रेगुलर जो खेती है उसके तो जैसे CM सर ने बताया कि काफी अलग अलग जगह पे उसकी ट्रेनिंग हो रही है, तो वो अलग अलग जगह पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है और पिछले कई सेमिनार में क्रीडा के सेमिनार में भी 3-4 जो स्पीकर्स आए थे वो भी अपने जगह पे ट्रेनिंग करते हैं। तो अलग अलग ट्रेनिंग से अवेलेबल है, आप वो ट्रेनिंग करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। और स्पेशली इमेच्योर है तो वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं खुद प्रैक्टिकली, जैसे मैंने जब भी शुरुआत किया था मेरे को तो 0 अनुभव था, पर मैंने एक्सपेरिमेंट करते करते सीखा है। और मैं जब भी शुरू किया तभी इतनी ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं थी जितनी अभी है। थैंक यू। आपको अच्छा ट्रेनिंग सबसे कहाँ मिला जो आपने इम्प्लीमेंट किया देगा और आपको बेनिफिट हुआ देगा, ताकि लोगों को भी वही ट्रेनिंग आगे बढ़े? ऐसा तो सभी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, सब में कुछ ना कुछ बेहतर होता है, पर मेरे को जो एरोमा का जो ट्रेनिंग सबसे बेहतर जो मिला था वो CMAP में था, जहाँ पे उन्होंने काफी डिटेल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया था। और FFDC से मैं मार्केटिंग सीखा, तो दोनों में पॉजिटिव था और किसी में, बट वहां पे विजिट करके, वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर में है, आप कोई भी ट्रेनिंग ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। आपको प्रैक्टिकली वहां पे जाके उस जगह पे आपको, वो कहते हैं ना, जब तक आप अपने खेती में हाथ गंदे नहीं करेंगे तब तक आप खेती नहीं सीखेंगे। थैंक यू। अच्छा, ये ट्रेनिंग के बात किया है तो हमारी 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर रहते हैं और यूनिवर्सिटी की अलग अलग क्रॉप के हिसाब से ट्रेनिंग शेड्यूल होता है। जनरल ट्रेनिंग के लिए हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर्स है, और साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र भी लगे हुए हैं जो ICR सिस्टम से है, वो भी प्राइमरी ट्रेनिंग तो फार्मर को दे सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के कुछ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बने हैं इजराइल टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन में। तो एक वद्राड़ में सेंटर है, वो वेजिटेबल्स एंड प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे ट्रेनिंग दे रहा है। कच्छ में डेट पाम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, और तालाला में हमारा मैंगो का सेंटर है, तो वहाँ भी मैंगो की ट्रेनिंग हो रही है। तो समझो फार्मर को जो इंटरेस्ट है सब्जेक्ट का, उसमें ट्रेनिंग वो ले सकता है। उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट से, जैसे एरोमेटिक्स प्लांट्स की बताई, वैसे नागपुर में अगर कॉटन की ट्रेनिंग सेंटर है, सिट्रस की ट्रेनिंग सेंटर है, लाइम वगैरह की, वो महाराष्ट्र में भी वहाँ सोलापुर में पोमोग्रेनेट की ट्रेनिंग एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग सेंटर है, मैंगो के ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में है। ऐसे गवर्नमेंट के काफी सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अगर आप उसमें डीप जाना चाहते हो तो हो सकता है। सर, आप ही सामने है तो लोगों को है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके लिए प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ से उनको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिले? अच्छा, गवर्नमेंट की जो स्कीम है, हमारी खुद की वेबसाइट है, साथ साथ हमारा एक पोर्टल है आई खेडूत पोर्टल। तो फार्मर्स को आई खेडूत पोर्टल्स में से उनको जो इनपुट असिस्टेंस है या हम उसमें क्या उनको सपोर्ट कर सकते हैं, वो जो देखना है, समझना है और उसका बेनिफिट लेना है, तो वो वहां से ले सकते हैं। iKhedoot.gov.in वो हमारा पोर्टल है, और काफी सारे फार्मर उसमें अप्लाई भी करते हैं। उर्मिल जी, आपने ये बताया वो पामारोजा की ट्रेनिंग के लिए बताया, लेकिन आपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो क्रीडा के साथ जो एसोसिएट में जो आपने जो ट्रेनिंग लिया, उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो क्योंकि आपने बाद में डाइवर्सिफाई किया, आपने शुरू में जो ठोकरें खाई या तकलीफ सही वो पामारोजा में थी, तो उसके ग्रोथ की एक लिमिटेशन से उसको आपने इंश्योरेंस क्रॉप में उसको क्रेडिट किया कि भाई हर हाल में वो उसको जिंदा रहने की ताकत ज्यादा है, तो वो आपका इंश्योरेंस में आप उसको कैलकुलेट करते हो। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए, क्रीडा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने जो ट्रेनिंग क्रीडा ने ऑर्गेनाइज की थी अभिनव फार्म्स में, और हम लोग प्रैक्टिकली वहाँ पे सब काम किए। वहाँ पे 3 दिन की जो ट्रेनिंग थी, वेरी बेसिक, यानी कैसे आपको जमीन तैयार करनी है, से सीड कहाँ से लेना है, से आपको मार्केटिंग,
उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने सीखी है कि आप कोई भी क्रॉप करें, बट डिमांड सप्लाई पहले चेक करें, कहाँ बेचने वाले हैं वो चेक करें। जब तक आपका वो चीज रेडी नहीं है तब तक आप कोई भी क्रॉप लेने का डिसीजन ना लें, क्योंकि वही फार्मर हर फार्मर वहीं पे गलती करता है और फिर उसका रास्ता सोचता है कि अभी मैंने जैसे अगर पोमोग्रेनेट लगा दिया, अभी पोमोग्रेनेट मेरा आ गया करीबन 10 टन या 15 टन या 20 टन, अभी उसके बाद वो सोचता है अभी इसको मार्केट कैसे करें, कौन सी नई मार्केट में बेचने जाए, कहाँ बेचें। इसके पहले अगर वो खुद का ब्रांड क्रिएट करके कहीं पे उसको सेल 1-to-1 सेलिंग में जाए तो उसका प्रॉफिट मार्जिन काफी बढ़ेगा। अभिनव फार्म से मैंने वही सीखा। उन्होंने ये जो लॉकडाउन पीरियड था, कोविड का पीरियड था, इस पीरियड में भी वो सुपर सक्सेसफुल रहे क्योंकि उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूरा रेडी था, लॉजिस्टिक्स रेडी था और वो इजीली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग हर घर में पहुंचा सके। थोड़ा एलोबरेट कीजिए, क्योंकि लोगों को है कि हम लोग खेती करते हैं मगर फ्रूट और सब्जियां बेचेंगे कच्छ में। जैसे मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि फ्रूट और वेजिटेबल्स है, तो मैंने तो एक ही किया। मेरे जो लेबर्स थे वो गांव में से आते हैं, तो उनको बताया देखो ये वेजिटेबल है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, और उनको ये वेजिटेबल्स दे दिए कि देखो मार्केट रेट ये चल रहा है, होलसेल रेट ये चल रहा है, मैं आपको X+2 का प्राइस दे दूंगा, आपको जो प्राइस में बेचना है बेच के आइए। उन्होंने 1 दिन 2 दिन लेके गए और उसके बाद सामने से उनका मेरे को एडवांस में रिक्वायरमेंट आ गया, इतना क्वांटिटी मेरे लिए कल रख देना। जैसे मस्क मेलन का बताओ, आज की तारीख में भी मस्क मेलन का मेरे को पर डे इवनिंग में मेरे को ऑर्डर आ जाता है कि नेक्स्ट डे अराउंड 200 to 300 केजीज का ऑर्डर है। तो ये मैंने थोड़ा पहले से स्टडी किया था कि विलेज में, क्योंकि मैंने होलसेल मार्केट है मुंद्रा में, एक एपीएमसी मार्केट है, वहां जाके स्टडी किया और रिटेल भी चेक किया। तो उसमें एक ही पता चला कि आप रिजनेबल प्राइस रखेंगे और डेफिनेटली ऑर्गेनिक क्रॉप देंगे जो नेचुरल टेस्ट को जानते हैं, और जैसे ही आप कोई भी नेचुरल चीज या ऑर्गेनिक चीज वो खाएंगे तो इमीडिएटली दूसरी बार आपको वो चाहिए, और ये एक आदत लग जाती है और ये आदत की वजह से आपको 100% नेक्स्ट बिजनेस मिल जाएगा। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन है उर्मिल जी कि कच्छ में हाई टीडीएस पानी है और उसके अंदर आप सब्जियां, फ्रूट और पामारोजा कल्टीवेट करने की बात कर रहे हो, तो ये मुमकिन है? वागड़ में ये मुमकिन है या नहीं है? इतना हाई टीडीएस वाला पानी से अगर फार्मिंग करेंगे तो जमीन पे क्या नुकसान होगा? ये कॉमन एक क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिए। यस, टीडीएस का तो डेफिनेटली बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर हमने उसका एक अच्छा सोल्यूशन निकाला। मैंने टीडीएस का काफी स्टडी किया कि यहाँ पे करीबन 1000 टीडीएस से लेके 10,000 टीडीएस का पानी है पूरे कच्छ में, और पामारोजा में हमको पहले 2 या 3 क्रॉप मुश्किल से मिल रहे थे, पर हम बोले कि पानी दे रहे हैं रेगुलर, फिर भी हमको क्रॉप क्यों नहीं आ रहा है। नॉर्मली पामारोजा 2500 टीडीएस तक सरवाइव कर जाता है। फिर हमने एक मशीन पता की जिसे कहते हैं मैग्नेटिक वाटर कंडीशनर, और वो मैग्नेटिक वाटर कंडीशनर का वेरी सिंपल फिनोमिना है कि पानी उसके अंदर से पास होता है और पानी के अंदर वो जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है, और वो ब्रेक करने की वजह से जो पानी के अंदर मिनरल्स है वो जो पौधा है वो आसानी से ले सकता है। उसको एक दूसरे वे से भी कहते हैं कि पानी की मेमोरी चेंज की। और ये मशीन आपको एक ही ध्यान रखना है कि अच्छी क्वालिटी की मिले, अच्छे सप्लायर से मिले और उसका सपोर्ट सेंटर हो। क्योंकि क्या होता है, इसका जो मशीन है इसमें लोगों ने इसका मार्केटिंग इतना रॉन्ग किया शुरुआत में, और क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दिया और लोगों को रिजल्ट नहीं मिला। उसकी वजह से ये मशीन का नाम बदनाम हो गया कि ये मशीन से कुछ फायदा नहीं होता है। मेरा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है, सीमैप के लोग साइंटिस्ट आके मेरी बुअड़ करके एक गांव है इधर कच्छ में, वो जमीन पे गए थे, वहां पे 5000 टीडीएस 5,500 टीडीएस का पानी है, और जमीन के ऊपर लिटरली करीबन 5 से 6 mm का जाड़ी मलाई जम जाती थी पानी डालते हैं, यानी जमीन और पानी का जिसको कहते हैं मिलाप नहीं था। हम लोगों ने वाटर कंडीशनर का यूज स्टार्ट किया वहां पे, और आज की तारीख में मेरा पामारोजा का सबसे अच्छा ग्रोथ है उधर। पानी वो जमीन डे बाय डे अच्छी होती जा रही है, यानी जिसको हम लोग खेती की भाषा में कहते हैं कि भुरभुरी मिट्टी हो गई है, जिससे क्रॉपिंग अच्छी हो रही है।
तो ये TDS का सोल्यूशन है। यानी TDS से हमको डरना नहीं है, जो भी प्रकृति ने हमको दिया है उसके साथ उसका सोल्यूशन भी दिया है, खाली हमारी देर है हम उसे ढूंढते हैं कि नहीं। अगर आपको हाई TDS में काम करना है तो हाई TDS में एरोमा में एक अच्छा क्रॉप है जिसे कहते हैं वेटिवर, या उसको देसी भाषा में खस कहते हैं। उस क्रॉप को लगा दीजिए, आपका वो हाई TDS में भी वो उग के आ जाए। थैंक यू। मैं क्वेश्चन कोई रह नहीं जाता है? नहीं, आएगा और क्वेश्चन है हम लोग। आपको एक सोच के रखिए कि आप बॉम्बे से कच्छ गए और आपके परिवार का रिएक्शन। मगर पहले मैं पटेल जी को पूछूंगा। सर जी, काफी लोग हैं हमारे जो मुंबई से कच्छ आ रहे हैं, उनके खुद की जमीन नहीं है। अगर वो लीज पे देंगे गवर्नमेंट की जमीन या प्राइवेट, तो लीज पॉलिसी गुजरात गवर्नमेंट की क्या है? पटेल जी। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन आपका था गवर्नमेंट से लेंगे, तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी कि भाई जो बंजर जमीन है वो लीज पे दिया जाए। पर ये पॉलिसी में बंजर जमीन इतनी बंजर होती है कि उसमें काफी सारा इन्वेस्टमेंट। लीज में लैंड लीज एक्ट जो है वो उसमें एक रिफॉर्म हो रहा है। नीति आयोग जो है हमारा उसमें कर रहा है। आज तो फार्मर जो शेयर क्रॉपर एज ए शेयर क्रॉपर खेती कर रहा है। और सौराष्ट्र में जो है, सौराष्ट्र लैंड लीजिंग एक्ट में लीज पर हम ऑफिशियली नहीं ले सकते हैं, और जो मिडल गुजरात है या नॉर्थ गुजरात है, साउथ गुजरात है, वहाँ वो कर सकते हैं। अच्छा पटेल जी, बताएंगे थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर बेस्ट एग्जांपल गुजरात का कोई है तो कौन सा है, ताकि हम लोग राइट सोर्स तक जोड़ सके हमारे श्रोताओं को। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफी सारे लोगों ने अपने खुद के एक्सपीरियंस से फार्म डेवलप किया है। एक आनंद में सर्वदमन फार्म है, वो बस भाई का फार्म है, सर्वदमन भाई है। उन्होंने काफी सारा अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग किया है। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग और फार्म इकोलॉजी वो साइड बाय साइड चलता है। तो उन्होंने काफी देखने जैसा फार्म है, और वो वहाँ ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। किसी को अगर एमेच्योर लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो उनके ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, वहाँ उनको रहने की भी फैसिलिटी है, टेंट वगैरह बनाया हुआ है, और वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा हमारी 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें भी हमने फार्म्स बनाए हुए हैं जो सर्टिफाइड फार्म्स है, और एज ए रिसोर्स इंस्टीट्यूट वो काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। और भी हमने बताया कि मॉडल फार्म हमने रिकॉग्नाइज किया है, उसका लिस्ट हमारी वेबसाइट पे है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू पटेल जी। हम लोग आपको, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, देखो दरवाजा खोले सॉरी। हाँ, मैं आपको और एक क्वेश्चन, हमारा जो क्रीडा का कुछ सजेशन है, 30 किलोमीटर विलेज मॉड्यूल का एक सजेशन है, और एग्रो टूरिज्म का एक मॉड्यूल है, बात करूंगा। उसके पहले उर्मिल जी से मैं पूछता हूँ कि आप मुंबई से कच्छ गए और आपका परिवार का रेजिस्टेंस कैसा था, क्योंकि यहाँ का थिएटर मॉल ये छोड़ के कच्छ जाना। ऐसे कहूँ तो 4 साल से करीबन घर पे मैं अपने घर में 6 से 8 महीना ही रहा हूँ, और काफी घर पे एक वक्त था तो मेरा शूट एंड साइट वारंट निकल चुका था, और अभी भी है। पर लॉकडाउन के समय मैं वैकेशन के लिए 18 मार्च को हम लोग यहाँ पे कच्छ में आ गए थे, और आज भी हम लोग अभी कच्छ में ही है पूरी फैमिली के साथ। मैं वाइफ और 2 बेटियां हैं, और वो लोग ने इतना एंजॉय किया कच्छ में, बिलीव नहीं कर पाएंगे कि जो उनको जो पता चला कि सीड बो करने के बाद उन्होंने उसके फ्रूट्स खाए, और इतनी खुशी उनके चेहरे पे थी, मजा आ गया उनको। जैसे बच्चे लोग डरते हैं, अभी मेरी बेटी ने तो एक छोटी बेटी ने गाय का जो डिलीवरी पार्ट है वो देख के उस पे इतना इंटरेस्ट आया, वो तो बोलती है डैडी अभी मैं वेटरनरी डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ। मेरी वाइफ डेली यहाँ पे मेडिटेशन करती है और कहती है कि आप जल्दी से जल्दी मेरा रिटायरमेंट प्लान डिसाइड करो, मेरे को कच्छ में आना है। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल 2.5 महीने से अनुभव है। जो इनिशियल में बॉम्बे में था, वो लोग मेरे को हमेशा बोलते थे आप वहां जाके करते क्या हो, आप इतना तो और अब तो पता चला है कि मैं खुश कैसे रहता हूँ। या अमृत जी आप पूछिए। हाँ, मेरा एक प्रश्न था, ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट अपने को कैसे मिल सकता है और इसका खर्चा क्या है?
अच्छा, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में क्या है, एक नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, और उसमें इंटरनेशनल जो भी स्टैंडर्ड्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, वो अडॉप्ट करके एक सिस्टम बनाया हुआ है। अपेडा इंस्टीट्यूट है, वो रिकॉग्नाइज करती है सर्टिफाइंग एजेंसी को। शायद 30 के आसपास सर्टिफाइंग एजेंसी है, उसमें कुछ गवर्नमेंट की भी है। तो सर्टिफिकेशन जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक तो इंडिविजुअल सर्टिफिकेशन है और ग्रुप सर्टिफिकेशन है। ग्रुप सर्टिफिकेशन में बहुत ही नॉमिनल एक्सपेंडिचर होता है, पर जो इंडिविजुअल है उसमें थोड़ा एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि इंस्पेक्टर्स की फीस या उसका टीएडीए वगैरह देना होता है। तो फिर भी गवर्नमेंट ने 50% सब्सिडी दे रहा है कि भाई ये जो कोई भी एक्रीडेशन एजेंसी है उससे करवाएंगे सर्टिफिकेशन, जो भी एक्सपेंडिचर होगा, तो ऑन एन एवरेज फॉर हेक्टर 2000 या 3000 है एक्सपेंडिचर, उसमें 50% सब्सिडी है। स्टेट गवर्नमेंट की खुद की सर्टिफाइंग एजेंसी है जो कि अपेडा से एक्रीडेटेड है, बुपका, वो 75% सब्सिडाइज रेट है, बहुत ही नॉमिनल रेट से वो सर्टिफिकेशन फार्मर को दे रही है। गोविंद भाई, अच्छा लगा। गोविंद भाई, मेरा आपको एक प्रश्न है। अगर क्रीडा ने ये 1.5-2 साल में कुछ एक ड्रीम बनाए हैं, तो उसमें से ये एग्रो टूरिज्म का आप किस तरह से सोचते हैं कि अपने कच्छ के लिए आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहे हैं? गोविंद भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि कॉर्पोरेट फार्मिंग में आप काफी आगे आप बड़े हैं, तो और क्रीड़ा की तरफ से आप काफी काम कर रहे हैं, तो आप इसके ऊपर जो एग्रो टूरिज्म जो है ये इंस्पायर हो, तो आप इसके ऊपर क्या सोच रहे हैं? सर जी, ऐसा है, मैं प्यारे श्रोताओं को बात करता हूँ कि जो हमारी जर्नी क्रीड़ा की हुई, तो क्रीड़ा खेती को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात के काफी गांवों में हम लोग ने विजिट किए, और ये सेमिनार के साथ में हम लोग की फैमिली ने जब भी बताया कि हम लोग मुंबई वापस जाना नहीं चाहते हैं, और हमारे पास मुंबई और पुणे का एक ग्रुप आया, उन्होंने बताया कि हम लोग कच्छ में 300 एकड़ में खेती करना चाहते हैं। और इन सब से बातें करते करते अच्छे मॉड्यूल्स हमारे सामने आए हैं, और मैं पटेल जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मॉड्यूल कितने प्रैक्टिकल है, कितना इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि हम लोग जब भी प्रेजेंट करते हैं तो उससे तो आपको इसका जवाब भी देना है कि ये कितना मुमकिन होगा। दोस्तों, हम लोग ने ऐसा सोचा है कि जब भी 300 एकड़ में या 100 एकड़ के मॉड्यूल मल्टीपल में कोई भी फार्मिंग करता है, तो उस मॉड्यूल के अंदर फार्मिंग जो 1,80,000 रुपये पर एकड़ का रिटर्न्स देती है, उसके साथ में अगर हम लोग एडिशनल प्रॉफिट सेंटर खड़े करें, ऐसा ये फार्मिंग के अंदर ही एक एग्रो टूरिज्म सेंटर हो जहाँ पे लोग आके रहे, उसके साथ में एक नेचुरोपैथी का सेंटर है, क्योंकि आज लाइफस्टाइल डिसीजेस है, तो डिसीजेस में बहुत अच्छा इफेक्ट नेचुरोपैथी का आता है। उसके अंदर फार्मिंग का ट्रेनिंग सेंटर हो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर हो, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस हुए, उसके लिए भी ये 300 एकड़ के फार्म के अंदर सुविधा अगर रहती है, और यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की प्रदर्शनी का आयोजन हम लोग समय समय पर करते रहे, जहाँ पे नई नई चीजें जो फार्मिंग में आ रही है वो लोगों तक पहुंचा सके। प्यारे दोस्तों, माहौल ऐसा है कि यूरोप में कुछ महीने ऐसे होते हैं, वहाँ की ठंडी इतनी ठंडी होती है कि लोग उब जाते हैं और वो देश विदेश में घूमने के लिए चले जाते हैं, और इसके साथ साथ उन्हें भारतीय संस्कृति से काफी लगाव भी है। शहर में रहने वाला जो इंसान है, जो डायबिटीज और लाइफस्टाइल बीमारियों के शिकार है, उन्हें खाना तो सामने बहुत अच्छा है मगर भूख नहीं लग रही है। कॉर्पोरेट में जो लोग अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, डीलरों को अच्छी अच्छी डील देना चाहते हैं ताकि वो रिचार्ज होके अपना बिजनेस में, अपनी जॉब में अच्छा सेटिस्फेक्शन कॉर्पोरेट को दे सके। अभी जो लॉकडाउन है उसमें वर्क फ्रॉम होम का एक कंसेप्ट है जिसमें आदमी घर से काम करता है, मगर अगर मैं 2 महीना घर में हूं तो काफी सोशियो प्रॉब्लम आते हैं। तो ये प्रॉब्लम को ओवरटेक करने के लिए जो वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट है वो वर्क फ्रॉम फार्म का कंसेप्ट में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं।
क्रीडा ने एक परिकल्पना की है कि यूरोप में जो ठंडी से भागने वाला यूरोपियन परिवार है, शहर की जिंदगी से लाइफस्टाइल के डिसीजेस से ग्रस्त जो परिवार है, जो वर्क फ्रॉम होम के बदले वर्क फ्रॉम फार्म करना चाहता है, और अभी ऑनलाइन एजुकेशन का कंसेप्ट भी काफी अच्छी तरह आगे आ रहा है। अगर ये फार्म हाउस के अंदर वो सुबह में अगर आते हैं तो उनके लिए योगा है, देन मेडिटेशन है, उसको आगे जाके उनको मड थेरेपी मिलती है, उसके बाद पंचकर्मा है, और ये जो पूरे फार्म के अंदर धीरा धीरा सुमधुर संगीत बह रहा है, और वो सुमधुर संगीत की आभा में जो पेड़ और पौधे जो फ्रूट देंगे, जो 100% ऑर्गेनिक है, और उससे जो व्यंजन बनेंगे, उससे जो खुराक बनेगी, उससे जो खाना बनेगा, वो खाना ये सब कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट और हमारे जो टूरिस्ट है वो खाएंगे। एक अच्छा स्पिरिचुअल लीडर वहां पे अगर है और दिन में 1 घंटा अपने लाइफ को अलग तरीके से जीने की सोच उनको देता है। और कच्छ की मैं बात करता हूँ तो स्पेशली मैं कच्छ की बात करता हूँ कि अगर मुंबई में जिन्हें भूख नहीं लग रही है, वो कच्छ में पहुंचे तो 3, 4, 5 टाइम खाना खाते और डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। जो लोग यहाँ से लाइफस्टाइल डिसीजेस से पीड़ित है, वो कच्छ में पहुंचते तो उनकी दवाएं कम हो जाती है या बंद हो जाती है। मैं क्रीडा है वो सोच रहा है कि जो गगनचुंबी इमारत में खड़े धूप को तलसते हैं, वो अगर कच्छ के फार्म के अंदर गगन में जो सितारे हैं उनके साथ बात करते हैं फ्रेंड की तरह, सूर्यास्त है उसमें जो लालिमा छाती है, उस समय जो अलग अलग प्रकार की वहां पे जो आभाएं आती है, वहां पे जो साक्षात्कार होता है, उससे क्रिएटिविटी दिमाग की काफी बढ़ती है, और उनको अच्छे बिल्डिंग डिजाइन करने के लिए, अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिस डिजाइन करने के लिए, अच्छे पेंटिंग के लिए नई नई आइडिया मिलती है। जो मेरा बेटा वहां पे ऑनलाइन एजुकेशन लेता है, ऑनलाइन एजुकेशन के बाद वो कुदरत के सानिध्य में, कुदरत की गोद में अपने इंटेलिजेंस को संवर्धन करता है, और उसका इंटेलिजेंस बढ़ता है। माटी की सुगंध और कुदरत की गोद, इसमें बच्चे के इंटेलिजेंस के ऊपर, और ऑर्गेनिक खाना और इतना अच्छा माहौल, तो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे। तो इस माहौल के अंदर कोई भी कॉर्पोरेट चाहेगा कि अपने डीलर, अपना स्टाफ है वो कच्छ में ऐसे फार्म हाउस में रहे। कोई भी प्रदर्शनी, ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंसेस ऐसे माहौल में कोई भी करना चाहे, और जो इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटलिस्ट है वो चाहेंगे कि वहां पे उनका सेंटर हो, वहां से लोग काम करें। और हम लोग तो फोर्सी कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल के काफी लोग यहाँ पे आके कच्छ में रोजी रोटी की काफी संभावनाएं खड़ी करें। प्यारे दोस्तों, कच्छ का रण उत्सव है वो पूरी दुनिया के दिल में, टूरिस्ट के दिल में छाया हुआ है। अगर ये फार्म हाउस का नेचुरोपैथी सेंटर या टूरिज्म का जो कंसेप्ट है और रणोत्सव का कंसेप्ट है, ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे को 4 चांद लगाने के लिए प्रोत्साहित करे, और तो कच्छ टूरिज्म के माध्यम से जीडीपी का एक ग्रोथ सेंटर हो सकता है, और कच्छ के जैसा अच्छा माहौल का मिलेगा। यहाँ पे काफी इन्वेस्टमेंट आ सकती है ये सेक्टर के अंदर, फार्मिंग के अंदर भी। ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम लोग बात करें, हम लोग फोर्सी कर रहे हैं क्रीडा में कि कश्मीर की घाटियों की जो सुगंध है, नॉर्थ ईस्ट का जो ऑर्गेनिक खाना है, यूरोप की जो प्रदूषण रहित हवा है, और कच्छ की इतनी अच्छी जगह, इतने अच्छे लोग हैं, अगर ये सबका ये मिले तो आने वाले समय में इन्वेस्टर रहेगा, एंटरप्रेनर रहेगा, फार्मर रहेगा, वो सोचेगा कि स्वर्ग कहीं है तो ये कच्छ में है, कच्छ में है, कच्छ में है। पटेल जी, आपका बात बताइए। बहुत बड़ी और परिकल्पना आपकी है, और बहुत ही उत्तम विचार है, क्योंकि एक मॉडल तो हम सक्सेसफुल देख चुके हैं कि जो कच्छ में कच्छ महोत्सव होता है, बहुत ही फेमस है, नेशनल भी, इंटरनेशनल भी, और बाहर से गेस्ट आते हैं, बहुत ही प्रभावित होते हैं। तो ऐसे सेंटर्स बनने चाहिए, और उसमें आपका जो है कि भाई यूरोप के लोग भी, क्योंकि अब वहाँ एक सिस्टम रहता है कि भाई जहाँ ठंडी होने से माइग्रेशन उसमें भी आता है। हमारे यहाँ माइग्रेशन काम के हिसाब से आता है, वहाँ का माइग्रेशन वेदर के हिसाब से आता है। सपोज कोई नॉर्थ अमेरिका में रहता है, ठंडी की वजह से वो साउथ सदर्न पार्ट में चला जाता है। तो ऐसा उनका सिस्टम है, तो उनको हम टैप कर सकते हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ का जो कल्चर है काफी लोगों को भा रहा है, उनको मन की शांति भी मिल रही है, तो ये एक बहुत ही बड़ी सिस्टम बनेगी। और ये हम लग्जरी
उनको देंगे पर नेचर की लग्जरी देंगे। दूसरी एक हम सोच रहे हैं कि मुंबई में आप रहते हो, मुंबई बड़े-बड़े सिटी में, तो ऐसा एलाइट वर्ग है, वो कश्मीर भी जा सकता है अगर उसकी विल है तो, वो स्विट्जरलैंड भी जा सकता है और कहीं भी जा सकता है, उनके पास एक रीच है। उस मिडल क्लास है, और लोअर मिडल क्लास है या और लोग हैं, उनके पास ऐसी कोई लग्जरी नहीं है। वो जो अपने आप उसका उनके हाउसेस भी छोटे हैं, उनके वहाँ इतनी फैसिलिटी भी नहीं है, बाहर निकलेंगे तो सामने वाले का डोर आ जाएगा, मुंबई में काफ़ी ऐसा है। उनके लिए भी हम ये सोच सकते हैं कि हम इतना लग्ज़रियस कर सकते हैं, हाई कॉस्ट का आपका बहुत ही उत्तम सोच है, पर लैंड की कमी नहीं है, वहाँ लोग इन लोगों के लिए भी एक टूरिज्म स्पॉट जैसा और वहाँ रहे, एक वीक स्पेंड करे, उनके इकोनॉमी में वो जितना भी उनकी इनकम है, उसमें से वो निकल जाए, उसका एक्सपेंडिचर वो भी कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं कि जे उनकी खुद की स्किल है, जैसे कोई जॉब कर रहा है, जॉब उसका खत्म हो गया, आप तो इतने वर्सेटाइल तरीके से काम कर रहे हो, पर काफ़ी सारे लोग हैं, जो बहुत ही सारे एक्सपर्ट हैं, पर ये उनकी जो अनुभव है, उनका जो स्किल है, वो जब तक वो काम किया तब तक आया, उसके बाद वो आइडल पड़ा रहता है। उनको भी हम ये रिजुवेनेट ये सिस्टम से कर सकते हैं, उनको यहाँ ला सकते हैं, उनकी जो स्किल है वो डेवलप कर सकते हैं। काफ़ी सारे साइंटिस्ट है, प्रोफेसर्स है, डॉक्टर्स है या आर्टिस्ट है, उनको है स्किल पर मौका नहीं मिला, क्योंकि सबको इतना मौका नहीं मिलता है। तो हम उनको जीने के तरीके उनके खुद के हैं, तो उनमें हम कुछ सपोर्ट करें और उनमें जो स्किल है वो बाहर निकालें। ऐसे भी सेंटर हम यहाँ डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि लैंड की इतनी कमी नहीं है। आप 300 हेक्टेयर की बात कर रहे हो, 3000 हेक्टेयर का भी ऐसा सिस्टम करना चाहिए, आप कर सकते हो। पटेल जी, आपने काफी अच्छी इंसाइट दी, क्योंकि आप ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं और आपसे काफी टाइम हम लोग को गाइडेंस लगेगा। और आपके जितने रिसेप्टिव अफसर, जब हमारे साथ गुजरात गवर्नमेंट के इतने बड़े अफसर है, तो क्रीडा ने एक चीज विजुअलाइज की है सर जी, कि गांव टूट रहे हैं। मैं किसी को गांव जाने को बोलता हूं तो पहला प्रश्न आता है कि वो एजुकेशन वहाँ ठीक नहीं है, छोटे गांव की काफी स्कूल्स बंद हो गई है, वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं है खेती के अंदर, और ऐसे माहौल में हमारे पैसे वहाँ पे चले जाते हैं। जो पानी की व्यवस्था एक सिरपुर मॉडल है सर जी, खानापुरकर जी ने धुले डिस्ट्रिक्ट में किया है, जहाँ पे जो नई सिस्टम है बारिश की, कि 3-4 दिन में काफी बारिश आ जाता है, और हमारे वहाँ पे इतने बड़े बर्तन नहीं है, वो बह जाता है पानी। तो सिरपुर सिस्टम से हम लोग पानी का खेत तालाबड़ी से एक्सटेंडेड मॉड्यूल हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग ने एक परिकल्पना की है कि 30 किलोमीटर का एक ऐसा मॉड्यूल है, 30 किलोमीटर के बीच में एक सेंटर है, हर एक गांव से 7.5 से 15 किलोमीटर तक रोड, वो वहाँ पे जो मॉड्यूल स्कूल है, वहाँ पे बच्चे को हर एक प्रकार की ट्रेनिंग दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि 30 किलोमीटर में काफी स्टूडेंट भी आ जाते हैं। और नेचुरली वातावरण में ग्रोथ जो बच्चे हैं, उनका इंटेलिजेंस भी अच्छा है, वहाँ ये स्कूल में हम लोग वहाँ शार्पन कर सकते हैं। यहाँ ये सेंटर के अंदर खेडूत के लिए हम लोग इकट्ठा परचेज करने का जो मैकेनिज्म है, और जो उनका पाक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में शेतकरी को अच्छा रेट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ सॉर्टिंग, पैकिंग, रीपैकिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग का पूरा मैकेनिज्म हो, वहाँ पे माइक्रो वेयरहाउसेस हो, वहाँ पे एक एक्सेलेंस सेंटर हो, वहाँ पे एक लाइट हाउस हो। लाइट हाउस मतलब जो सक्सेसफुल मॉड्यूल है, जानकार लोग है, उनका इनपुट मिले, और यहाँ पे रिक्रिएशन के लिए भी काफी कुछ चीजें हो सकती है। तो ऐसा 30 किलोमीटर के बीच में एक होए, और ऐसे 4-5 30-30 किलोमीटर के मॉड्यूल के बीच में अच्छा हॉस्पिटल, कॉलेज, और इस तरह से हम लोग गाँव, बस शहरों में जो लोग काफी खराब रीत से रह रहे हैं, उनको हम लोग गाँवों की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं या नहीं, इसमें से क्या मुमकिन है, नहीं है। आप गुजरात गवर्नमेंट के साथ हमारा ये जो स्वप्न है वो शेयर कर सकते हो। हम लोग कहीं भी कभी भी आने के लिए रेडी है। आपकी राय दीजिए प्लीज। अच्छा, आपने जो बताया आपके लेटर में भी है हमने कि आप ये सेंटर कर सकते हो। एजुकेशन की तो आपकी उत्तम विचारधारा है कि भाई उसको अच्छे से अच्छा एजुकेशन लोग बच्चों को मिले और वहाँ सेंटर पे आए। साथ में आपने बताया कि फार्मर्स के लिए कलेक्शंस यूनिट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन ये आप करते हो।
तो हमारा डिपार्टमेंट उसके लिए आपको हेल्प करेगा, उसको आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि पेरिशेबल गुड से या नॉन पेरिशेबल गुड से काफ़ी सारी स्कीम हम ला रहे हैं उसके लिए, जो ऑन फार्म वैल्यू एडिशन हम कर पाए या स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट करें। अभी मार्केट रिफॉर्म होने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मार्केट आएगा, तो क्रीडा खुद का एग्रीकल्चर मार्केट कर सकती है। उन्हें एपीएमसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद का हमारा एपीएमसी भी आप कर सकते हो। और एपीएमसी को भी राइट्स दिए हैं कि भाई वो बिना बेचना उनका काम नहीं है, वो मार्केटिंग, ब्रांडिंग और खुद का प्रोडक्ट डेवलप करे। तो हमारे यहाँ क्या है कि प्रोडक्ट जो है प्रोसेसिंग इतना ज्यादा नहीं है हमारे यहाँ, नए नए प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं, वो हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बाहर से, जो यहाँ एडॉप्ट होंगे नहीं भी होंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग में हम डिपेंड है कि भाई बाहर से आया हुआ है, इनकी वैल्यू है। और उनके जैसा हमें वेफर्स वगैरह सब सपोज समझो वहाँ होता है, हमने किया है। हमारे खुद के ऐसे कितने व्यंजन है, उसको हम अगर ये वैल्यू एडिशन में ले जा सकते हैं और और इसका टेस्ट डेवलप हो सकता है, तो काफी सारा बेनिफिट हम ले पाएंगे उनके लिए। और एक बीच में बताया था कि मार्केट का, जो रंगीस मार्केट आपने लिखा है, तो शायद कच्छ से अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है इंडिया में जहां इस तरह का मार्केट बन पाए, क्योंकि कच्छ में प्रोडक्शन तो है और ये गेटवे है, सबसे बड़ा कंडला बंदर है, और कंडला बंदर से पूरा देश जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन से, नेटवर्क से, काफी सारे ट्रक्स आते हैं जाते हैं, माल आता है जाता है, पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। तो ये एग्रीकल्चर का बहुत ही बड़ा मार्केट वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। गुड गुड, अरे आपने तो बहुत अच्छी इंसाइट हम लोग को दी है। कच्छ कॉर्पोरेट के जो भी श्रोता है उनको काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी कच्छ में अवेलेबल है, उससे आपने अवगत कराया है। सर जी, फूड प्रोसेसिंग जोन का हमारे एक मेंबर है, उनका है कि उनका ड्रैगन फ्रूट के अंदर वो काफी बड़ा नाम है, और कच्छ से भी उन्होंने अपना फार्मिंग किया है, लोगों को मोटिवेट करते हैं, ट्रेन करते हैं, कंसल्ट करते हैं। उनका खुद का फूड प्रोसेसिंग जोन का प्रपोजल है, गुजरात गवर्नमेंट के पास है, और वहाँ पे कुछ कच्छ में आप एक से ज्यादा सेंटर नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रोविजन है, या उनको किस तरीके से इस फूड प्रोसेसिंग जोन को हम लोग अप्रूवल दिला सकते हैं, आप कैसे उसमें मदद कर सकते हो? अच्छा, एक फूड प्रोसेसिंग जोन है, वैसे तो मैं समझता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग MOFPI वो फूड प्रोसेसिंग फूड पार्क दे रही है। तो फूड पार्क के कुछ ऐसे नियम है कि कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पे अलग अलग पार्क बनने चाहिए, पर ये मेगा फूड पार्क की बात है। माइक्रो फूड पार्क पे विचार किया जा रहा है, अगर माइक्रो या मिनी फूड पार्क आ रहे हैं तो उसमें ये फिर इश्यू नहीं आएगा। मेगा में सर जी क्यों आ रहा है? क्योंकि कुछ तो वजह देगा कि अभी मेगा के बिना तो चलने वाला नहीं है। हम लोग चाइना को क्रिटिसाइज करते हैं, मगर हमारा जो इकोनॉमी और स्केल है वो इतना छोटा है कि हम लोग चाइना को बीट नहीं कर पाते हैं, हम लोग उनको इग्नोर भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर मेगा फूड पार्क को हम लोग इग्नोर क्यों करना चाहते हैं अगर कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे में? तो नहीं, इग्नोर नहीं है। मेगा फूड पार्क में ऐसा है कि एक फूड पार्क में कुछ एरियाज वगैरह है, उसमें इतनी इंडस्ट्रीज लगनी है, उतने पैसे गवर्नमेंट ने उसमें डाले हुए हैं, और वो सैचुरेशन नहीं हो रहा है, फिर नया खुल रहा है। तो बेटर है कि माइक्रो या मिनी खुले और वो एक दूसरे से नेटवर्किंग हो, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ जियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल एरिया। तो वर्चुअली अगर ज्वाइन होता है तो एक बड़ी चीज हो सकती है। गुड गुड, काफी अमरुद भाई। हाँ, अभी हम लोग सेशन के अंतिम पड़ाव पे हैं, तो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक ऑर्गेनिक फूड पे एक संशोधन अभी जो सामने आया है। जो रिटार्डेड बच्चे थे उनको उन्होंने ऑर्गेनिक फूड का जो उन्होंने खाना दिया, और उसके बाद एक अचानक उनको एक फिजिकल फिटनेस की इम्प्रूवमेंट और मेंटल फिटनेस की इम्प्रूवमेंट सामने दिखाई दी। तो अगर यही ऑर्गेनिक फूड के अगर गुरुकुल या अपने जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बच्चे को पंचगिनी भेजते थे या पढ़ने के लिए देहरादून भेजते थे, तो वैसे कच्छ में अगर ये ऑर्गेनिक फूड के साथ चंडीगढ़ में एक स्कूल आई है जहाँ पे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स रह सकते हो, उसके लिए उनको बच्चे के साथ एकोमोडेशन देते हैं स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। तो
इस तरह से कच्छ में जो अगर कोई मॉड्यूल बनता है तो वो ग्रेट सक्सेस रहेगा। और इसके अलावा कभी भी आपको केसीएफ की तरफ से कोई सहायता चाहिए तो हम आपके साथ हैं, और क्रीड़ा की तरफ से हम आपको बिल्कुल साथ में रहेंगे। और कोई आपके कोई विशिष्ट प्रश्न है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन आंसर एक फाइनल मोड पे करें, और हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको बताया गया है सब्सिडी फॉर कोल्ड स्टोरेज का क्वेश्चन आया है पटेल जी। वो आप हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। या इसमें हाउ मच इज द सब्सिडी फॉर कोल्ड स्टोरेज बाय गुजरात गवर्नमेंट? प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन। अच्छा, गुजरात गवर्नमेंट जो इंडिविजुअल लोग हैं उसको टोटल कॉस्ट हमारा फिक्स किया हुआ है, उसका 50% हम दे रहे हैं। तो जो 5000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी के कोल्ड स्टोरेज तक उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा यूनिट कॉस्ट 4 करोड़ का आ रहा है, तो 2 करोड़ उनको सब्सिडी मिलेगी। और जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओ जो बना रही है, तो उसमें 10% ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। तो अभी 50 से 60% सब्सिडी वो ले सकते हैं एफपीओ से। चैट में जो भी हमारे एंकर है विवेक जी, हमारे जो स्पीकर है उनके कांटेक्ट डिटेल आप यूट्यूब के चैट में और अपना जो चैट है इसमें जरा आप शेयर कर देंगे। लोगों के क्वेश्चन है उनके कैसे कांटेक्ट करना। यस गोविंद जी, हमने शेयर किए हैं यूट्यूब चैट में भी और जूम चैट में भी। हम स्क्रीन पे भी एक बार वापस फ्लैश करेंगे उनके डिटेल्स, तो सारे मेंबर्स जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या यूट्यूब पे वीडियो बाद में भी देख सकते हैं। तो ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स वहां पे जाके वो ले सकते हैं। और क्रीड़ा की मेंबरशिप की डिटेल्स जितने भी लोगों ने ये इवेंट अटेंड किया है उन लोगों को एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी। बहुत बढ़िया। ऑडियंस आप चैटिंग में जरा पूछे बताएंगे हम लोग को कि आपको और कौन से टाइप के एग्रीकल्चर रिलेटेड वेबिनार चाहिए, ताकि हम लोग आपकी जो सोच है, आपकी जो जरूरत है उसके हिसाब से हमारे वेबिनार को डिजाइन कर सके। और आप हम लोग को पूछिए कि आप क्रीड़ा के मेंबर कैसे बन सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े आदमी को निसर्ग के नजीक लेके अपनी जिंदगी में पैसे के साथ साथ खुशी भी ला सकते हैं। वो प्रोजेक्ट के ऊपर क्रीड़ा काम कर रही है, और कंट्री का जीडीपी ग्रोथ अच्छा देवे, और हम लोग को अच्छी कार्बन क्रेडिट भी मिले, जो हम लोग सब सोच रहे हैं। तो इंडिया को काफी अच्छी कार्बन क्रेडिट भी मिल सकती है। काफी 50-60 बिलियन अमृतजीत साहब ने बताया था कि इतना रेवेन्यू जनरेट होता है कार्बन क्रेडिट से। तो आप आपके जो भी सुझाव है आप हम लोग को चैट में भेजिए। हम लोग आपके सुझाव के हिसाब से हमारे आगे के जो वेबिनार है वो डिजाइन करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस है जो रह गए हैं, शायद जूम में किसी ने कोई एक्सेस कर रहे हैं। अमृत जी, और कोई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं? नहीं, अभी ये जो क्वेश्चन है वो हम उनको पर्सनल मेल पे आएंगे तो हम उनको जवाब दे देंगे। काफी कुछ क्वेश्चन है, बट अपने टाइम की एक मर्यादा है, तो इसके कारण हम उनको ये मेल पे सारा भेज देंगे। और हम आपके क्रीड़ा के सहयोग के लिए गोविंद भाई, हम आपके बहुत बहुत आभारी है। उर्मिल जी, आपने काफी छोटी उम्र में काफी स्ट्रगल करके एक बेंचमार्क दिया है, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और सीएम पटेल साहब, आपका नाम सीएम है तो वैसे आपके गुण भी सीएम जैसे ही हैं। तो चित्रंजन जी, वो आपका प्रेम है। मनोज भाई, वो रेटिंग जो चाहिए पाएकड़ो, रेटिंग वारो, स्टार वारो। हाँ, एक रेटिंग का एक हमारा एक क्रीड़ा का सुझाव जो है वो आप बताइए सर। लास्ट एक सजेशन जो है गोविंद भाई, आप क्रीड़ा का जो या सर जी, ऐसा पटेल सर जी, हम लोग को एक सोच भी लंबी होती जा रही है, और हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना आप जैसा इतना अच्छा व्यक्ति तो हमारे साथ में है, तो हम लोग गाइडेंस ले रहे। हम लोग ने एक ऐसा विजुअलाइज किया है, क्रीड़ा की एक सोच है कि कच्छ के या भारत के जो गांव है उसमें जो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से 1 to 7 स्टार का रेटिंग दिया जाए। अगर मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है तो 1 स्टार है, और सब कुछ है तो 7 स्टार है। और सरकार और लोग मिलके अपनी जो रेटिंग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के नए नए तरीके, जैसा हम लोग ने माइक्रो वेयर हाउस की बात की, जैसा हम लोग ने लाइट हाउस की बात की, जैसा हम लोग ने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की, ड्रिप इरिगेशन की बात की, मार्केटिंग चेन स्टोर की बात की। तो ये 25 पॉइंट है।
वो 25 पॉइंट में से 25 जो है वो 7 स्टार होता है और 5 है तो वो 2 स्टार होता है। और ये 2 स्टार वाले को 3 स्टार के लिए हम लोग पुश करें, 3 को 4, तो वैसा जो हमारा शेतकरी जो खेडूत है उसकी आय भी बढ़ती जावे, कंट्री का जीडीपी अच्छा होवे और उनकी आय अच्छे काम में जाएगी तो और मल्टीपल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो जो हमारी ये सोच है स्टार की, विलेज को स्टार ग्रेडिंग कीजिए, आपकी सोच बताइए, गाइड कीजिए प्लीज। नहीं, बहुत बढ़िया सोच है, क्योंकि एक चीज अब हम मानते हैं, स्वराज की बात कर रहे हैं और अभी स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, तो गांव में अगर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गांव पूरा स्वावलंबी है, तो हम मानेंगे कि भाई ये स्वराज आ रहा है। तो ऐसे ही एक सिस्टम तो है पूरी सभी एजुकेशन, हेल्थ या उसकी लाइवलीहुड या एग्रीकल्चर को नापने के लिए, और गवर्नमेंट ने कुछ इंस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट उसके बेस पे डिक्लेयर भी किए हुए हैं, और उनकी रेटिंग सिस्टम से अगर जो डेवलपमेंट होता है तो उसको इंस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट से अपग्रेड किया जा रहा है। पर ये बहुत बॉटम से चालू हुआ है और ये पूरे इंडिया में ये सिस्टम से चल रही है। कच्छ में हम एक्सक्लूसिवली ये कुछ आपके सुझाव है उससे कर सकते हैं। और अगर ओनली एग्रीकल्चर की बात करें, क्योंकि ये सब चीज लाइवलीहुड के साथ जुड़ी हुई है, पर हम एग्रीकल्चर अपग्रेडेशन की बात करें तो एक अलग सी सिस्टम हो सकती है उसकी। एग्रीकल्चर में फार्मर्स नॉलेज क्या है, फार्मर्स कैसा काम कर रहा है, क्योंकि तो वो कर सकते हैं। हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये बहुत ही आपका अच्छा सुझाव है, और ये फार्मर को और एग्रीकल्चर को बेनिफिट करेगा। थैंक यू। पटेल जी। मैं एक श्रोताओं को बताता हूँ कि आप लोग ने ये वेबिनार सुना है। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग कुछ काम करते हैं तो काफी कमियां रहती है। हम लोग को आपकी प्रेज से ज्यादा आपका क्रिटिसिज्म चाहिए, हम लोग को आपके सजेशन चाहिए कि हम लोग काम पे कैसे इम्प्रूव करें। आपको क्रीडा का कॉन्टेक्ट डिटेल दिया गया है, प्लीज हम लोग को क्रिटिसाइज कीजिए। क्रिटिसिज्म हम लोग को इम्प्रूव होने में सहकार देगा। अमृत जी प्लीज। थैंक यू वेरी मच गोविंद भाई, सो नाइस ऑफ यू। काफी कम लोग ये कहते हैं कि हमें आप क्रिटिसाइज करिए, उसमें से आप एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वी हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल हम शिव खेरा के लिए मिलते हैं। आज